आज बेसिकली जो नया टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं। उसका एकदम फॉर्मल स्टाइल से हम उसको पढ़ लेंगे। हमने आखिरी टर्न पे आप लोगों को बताया था दैट इज डी मेरिट्स ऑफ वीबीटी। आई थिंक वहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। डी मेरिट्स ऑफ वीबीटी आप सभी को क्लियर है तो ठीक है। हाँ तो सर। स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, और वो क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? ये छोटा सा एक थ्योरेटिकल पार्ट है। तो अगर आप इंसिस्ट करेंगे तो अपन इसको दोबारा लिख लेंगे, और आप कहेंगे कि नहीं सर दिख रहा है, तो अपन इसको यहीं से चला सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपरली अगर विजिबल हो रहा है तो अपन इसको यहीं से पढ़ सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है आपको जब नोट्स पीडीएफ में मिलेंगे तब तो एग्जैक्टली पूरा ऐसे ही दिखेगा जैसे दिख रहा है प्रॉपर वे में। तो यहाँ पर this theory explains the bonding in the coordination compounds considering electrostatic interaction between surrounding ligands in the central metal atom or ion. For that, ligands are taken as a point charges. I think ये वाला टॉपिक हमने डिस्कस करा था कि एक सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड्स उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन लिगेंड्स को क्या मान के चलना है? दैट इज लिगेंड्स आर टेकन टू बी एज पॉइंट चार्ज, यानी कि लिगेंड्स की खुद की कोई एनर्जी लेवल्स को चेंज नहीं करना है। द चेंजेस व्हिच आर गोइंग टू बी देयर इज ओनली इन द मेटल, मेटल के अंदर ही चेंजेस करने हैं। सेकेंड हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन लिगेंड्स अप्रोचेस द सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू अ डेफिनेट डायरेक्शन, देन इनर डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, सिर्फ अंदर वाली और वो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, इनर डीजेनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। और वो क्यों होता है? क्योंकि आने वाला लिगेंड और जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच के इंटरैक्शन के कारण। अब डी ऑर्बिटल तो अपनी जगह फिक्स है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, जो तीनों ऑर्बिटल्स होती हैं वो तीनों ऑर्बिटल कहाँ मौजूद है? दैट इज इन बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच में मौजूद है। हमने वो डायग्राम मॉडल से बना के पढ़ा था। आई थिंक वो सभी को क्लियर है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड हमने कहा था कि जो लिगेंड्स हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग डायरेक्शन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो लिगेंड्स कहां से अप्रोच करेंगे? लिगेंड्स अप्रोच करेंगे प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस फाइव माइनस फाइव प्लस जेड माइनस जेड एक्सेस से। तो आई थिंक वो भी सभी बच्चों को क्लियर हो गया था, वो हमने डिस्कस किया था और वो सभी को क्लियर था, उसके अंदर ऐसा कुछ डाउट था नहीं। फिर भी आज अपन क्योंकि दोबारा सीएफटी ऑफिशियली पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ लेंगे। अब कोई भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी, जैसे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसकी ज्योमेट्री, उसमें प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसका हर तरह का नेचर, जैसे कि ज्योमेट्री हुई उसकी या फिर उसका स्टेबिलिटी हुई, ये सब किस बात पे डिपेंड करती है? ये सब डिपेंड इस बात पे करती है कि आखिर वो जो कंपाउंड बनाया हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, उसमें मेटल का नेचर कैसा है। मेटल का मतलब कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, वो कौन से 3D सीरीज का है कि 4D सीरीज का है कि 5D सीरीज का है। नंबर 2, नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड का मतलब वो आने वाला जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तीसरा, जो नंबर ऑफ एंड ओरिएंटेशन ऑफ द लिगेंड्स, अगर 5 लिगेंड्स आ रहे हैं, 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, 4 लिगेंड्स आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म द डिफरेंट ज्योमेट्रीज। इज इट ट्रू? दूसरी चीज की ओरिएंटेशन जो है, ओरिएंटेशन की बात करेंगे कि 4 ही लिगेंड्स आ रहे हैं, इफ दे अप्रोच टेट्राहेड्रली तो कुछ और मामला है, इफ दे अप्रोच लेट्स से स्क्वायर प्लेनरली देन कुछ और मामला है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ लिगेंड जो आ रहे हैं वो आ किस डायरेक्शन से है। इसको हम दूसरी भाषा में नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर कह सकते हैं और ओरिएंटेशन को ज्योमेट्री कह सकते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस बात को सुनना। अगर आपके कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये कंपाउंड है, हमने ऐसे पिछले टर्म में बहुत शानदार प्रैक्टिस करी थी, बहुत सारे कंपाउंड्स की प्रैक्टिस कर ली थी, 16 17 18 कंपाउंड लगभग प्रैक्टिस करी है हमने। तो उन सभी कंपाउंड्स के अंदर हमने एक चीज सीखी, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। अब जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का काम आप वीबीटी से ही करेंगे। तो सीएफटी क्यों दी गई है? सीएफटी दी गई है फॉर द सेक ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू रीजनिंग, कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप सीएफटी अप्लाई करो, अदरवाइज डोंट अप्लाई सीएफटी। ऑन द अदर हैंड, सीएफटी जो वाला पार्ट है दैट इज एक्चुअली इज मोर इंपॉर्टेंट व्हेन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस कैन बी आस्क्ड, मतलब विल बी आस्क्ड। तो यहाँ पर जैसे अपने डी मेरिट जो हमने लिखे हैं, if these demerits are asked in the examination, then only you apply CFT, otherwise CFT को, अब आपसे पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो why to apply CFT to derive the hybridization? हम हाइब्रिडाइजेशन तो VVT से डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड से पेयरिंग करानी कि नहीं करानी है हमको पता है, हम आंसर निकाल देंगे। बात समझ में आ रही सभी बच्चों को मेरे? तो CFT का, अब इसके लिए मैंने आपको कहा था, ये जो मैंने वर्ड बोला स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आखिर ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है?
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बात करेंगे तो हमने कहा कि दीज आर द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इट इज द ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ, जिसके अंदर मैंने कहा था I माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एस माइनस, ये सब पे इसका एक ट्रिक थी जो कि मैंने किसी टीचर से पढ़ी, उन्होंने मुझे बताई कि यार मैं ऐसी ट्रिक बताता हूँ। मैंने कहा यार बढ़िया है, बच्चों को अगर याद हो जाए इससे अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि इसका कोई और लॉजिक नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर ये लॉजिकल लगा मतलब करना भी नहीं है इसको। तो इतना बुरा था कालू शामू नाई, फूले हाथ उसके पानी भरा हो जैसे, नवीन चंद्र सक्सेना इन दिनों अमन पाने के लिए इतने नौसेना के चक्कर काट रहे हैं। तो दीज आर द लिगेंड्स की फील्ड स्ट्रेंथ जो कि हमने पढ़ी है यहाँ पर। आगे चलते हैं तो पहला नंबर हेडिंग आती है, दैट इज डी स्प्लिट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बोलो यहाँ तक की बात जो मैंने बोली, क्या सभी बच्चों को इसके पहले वाला पेज और ये वाला पेज परफेक्टली क्लियर है, या कोई सवाल आपके मन में है तो मुझसे पूछ लीजिए जल्दी से। कोई ऑनलाइन में भी सवाल पूछना चाहे यूट्यूब पे तो पूछ लीजिए बेटा। कल वाला लेक्चर मैंने आप लोगों का तो जो टाइम था थोड़ा चेंज हो गया था। यूट्यूब पे कल वाला जो लेक्चर था वो मैंने नॉर्मल टाइम पर स्ट्रीम किया, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो मैंने नॉर्मल टाइम पर फिर स्ट्रीमिंग करी उसकी, लेकिन आज तो लाइव ले रहे हैं फिर एज इट इज। अगले वीक से अपना जो टाइम टेबल है वो अब अभी अपना शायद चल रहा था TTS, अब शायद हो गया है वो MWF। जो अपना टाइम टेबल है वो MWF हो गया। आपको टाइम टेबल मिल गया सभी बच्चों को? हाँ सर। ये टाइम टेबल दिख रहा है आप लोगों को? टाइम टेबल इस टाइम टेबल में आप अभी कहाँ दिखा, दिख गया सभी को? दिख गया? ये जो टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल में मतलब शायद थोड़ा छोटा दिख रहा है, पर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करोगे तो अपना काम चल जाएगा। देखो अब ये जो टाइम टेबल है इसके अंदर अपनी जो क्लास लग गई है वो यहाँ लग गई है MWF में। तो आई थिंक वो क्लियर है सभी बच्चों को, कोई डाउट है नहीं, ठीक है ना? ओके तो चलते हैं अपने वापस अपने वाले पार्ट पे। चलिए तो फर्स्ट नंबर हेडिंग लेके चलते हैं, दैट इज डी स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो थे, जो कि मेरे हाथ में है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो लिगेंड्स हैं वो कहां से अप्रोच करते हैं? वो +x -x +y -y +z और -z से अप्रोच करते हैं। तो वो ऑर्बिटल जो कि इनके हेड ऑन पर आती हैं उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ती है, जो इनके ओब्लिक आती है उनकी एनर्जी बढ़ती है लेकिन कम बढ़ती है। तो यहाँ लिखा है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 6 ligand, that is coordination number 6, approaches the central metal atom or ion along +x -x +y -y +z and -z axis। मौसम थोड़ा खराब है सर, ऑर्डर में वीक फील्ड कहाँ तक है? NS देखो वैसे मैंने आपको सिखा दिया था इसका बारे में। एक बच्चे ने ऑनलाइन पूछा है कि इसमें वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहाँ है। तो ये जो ऊपर वाले हैं सारे वीक फील्ड है और जो नीचे वाले हैं सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड है। और वैसे मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी कि नाइट्रोजन या कार्बन डोनर साइड्स होती हैं, नाइट्रोजन या कार्बन डोनर साइड्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, रेस्ट ऑल आर वीक फील्ड लिगेंड। NS क्लियर हो गई बेटा आपको बात? आपका नाम क्या है NS? मुझे नाम लिख के बताओ। चलो आगे, ठीक है। तो डी स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इसके अंदर अगर हम देखें तो जो 6 लिगेंड्स हैं, नमन तुम क्या बंसल वाले नमन हो क्या जो 12th बैच में था? नमन अमेरिया क्या नाम था उसका? पिछले साल नमन शर्मा करके 11th बैच में था। नहीं वो कोई दूसरा है। चलो ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, इधर देखें तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके अंदर ये तो हमने बता दिया कि +x -x +y -y +z और -z से आएंगे, ठीक है। जो एक्शियल d ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ हेड ऑन कोलिजन होगा, और जो नॉन एक्शियल जो इनके बीच में है उनके साथ ओब्लिक 45 डिग्री के ऊपर कोलिजन होगा। इसीलिए उनकी एनर्जी कम बढ़ेगी जबकि हेड ऑन वाले की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो लिखा है hence axial d orbitals have more interaction with the approaching ligand than the non-axial d orbital. This results in the splitting of 5 degenerate d orbital, फट गई, split हो गई, degenerate d orbital of central metal atom or ion into two energy levels.
with axial orbitals, that is dxy minus y square and dz square at higher energy level, then the non-axial d orbitals, that is dxy dyz dxz, वो नीचे रह जाएंगे। तो ये आपका डायग्राम था जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा था। क्या ये डायग्राम आप लोगों को सभी को क्लियर है? ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर, ये डायग्राम हमने खुद से हाथ से भी बना रखा है अपने आप से। क्या ये जितने भी एग्जांपल है dxy dyz dxz, ये तो सभी नीचे रह गए, यहाँ पर नीचे रह गए ये, और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर ऊपर चले गए। ठीक है, क्या यहाँ तक मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? इस समय अटैक करने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वीक फील्ड हो, लेकिन स्प्लिटिंग तो दोनों में होगी, ज्यादा या कम अलग बात है, लेकिन स्प्लिटिंग दोनों में इसी पैटर्न से होंगी। अटैक जो हो रहा है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ये वर्ड क्या है स्फेरिकली सिमेट्रिकल? ये वर्ड मुझे आपको समझाने की इच्छा है। कैसे? हम कई बार है ना, जैसे हम पुराने जमाने में मैं अजमेर में रहता था, तब गर्मी की छुट्टियां होती थी या गर्मियां रहती थी, तो मतलब ये हमारे बचपन की बात हो गई, और उस समय हम छत पे सोता थे, काफी सारे कजन्स रहते थे, काफी सारे लोग रहते थे, मम्मी पापा और दादा दादी सब लोग, हम छत पे सोते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि मच्छर काटते थे, तो इस तरह की कई बार बातें बोलनी आती थी, यार आज तो मुझे बहुत मच्छर काटे, ऐसा लगा जैसे मच्छरों ने हमला ही कर दिया। तो वो जो फीलिंग है दैट रिप्रेजेंट समथिंग लाइक दिस, कि जैसे कि यहाँ लिगेंड जो आ रहा है वो चारों तरफ से आ रहा है। तो ये जो वर्ड अपन बोलते हैं चारों तरफ, एग्जैक्टली चार तरफ नहीं होता है, हम सब तरफ से हमला हो रहा है, इस सब तरफ से हमला होने को हम जनरल भाषा में चारों तरफ बोल देते हैं। तो फील लाइक दैट ओनली कि सेंटर में मेटल है और सभी तरफ से लिगेंड उसकी तरफ आ रहा है। उसमें से सक्सेसफुल लिगेंड 6 हैं जो कि बॉन्ड बनाने वाले हैं, बाकी लिगेंड्स अटैक सभी तरफ से कर रहे हैं। सो कॉल्ड स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड। क्या कहलाती है वो? स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड। आई थिंक यहां तक सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है। कहां से आ रहे हैं मैंने लिखा है, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड, बिकॉज दे आर सक्सेसफुल लिगेंड्स, तो वी आर टेकिंग देम ओनली एज अ लिगेंड्स। अदरवाइज जो लिगेंड्स है वो टकरा के चले जा रहे हैं, तो उनका हम कोई रोल ही नहीं मान के चल रहे हैं, क्योंकि अगर वो आए, उन्होंने एनर्जी कम ज्यादा भी करी, वापस चले गए, तो उनकी तरफ से वापस नेट एनर्जी कोई डिफरेंस नहीं किया। तो जो अटैच हो गए लिगेंड्स, उन्हीं के कारण ये एनर्जी में स्प्लिटिंग आई है। अब यहाँ पर एक चीज आती है, आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, आपको याद होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप लोग डील करते हो, तो आप लोगों को याद होगा एक चीज की, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, कार्ब कैटायन और कार्बेनायन बनाते हैं। और जैसे कोई भी रिएक्शन में, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एनी ऑफ द रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, आपने कार्ब कैटायन बनाया, दो तरह के कार्ब कैटायन बनाए, 1 डिग्री और 2 डिग्री, या लेट्स से 2 डिग्री और 3 डिग्री, व्हाटएवर। अब आप ये कहोगे कि रिएक्शन में अगर कार्ब कैटायन बनेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। क्यों देखते हैं? हम ये कहते हैं कि जो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, प्रोडक्ट उसी का मेजर बनेगा। सोचो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी अटैक होता है कोई सराउंडिंग एटम का सेंट्रल एटम पे, तो ऐसी कंडीशन में ट्रांजिशन स्टेट आती है, जिसको अपन एक्चुअली रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं, कार्ब कैटायन और कार्ब कैटायन। देयर आर एवरी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल, हर तरह की पॉसिबिलिटी, जिसमें से हमने दो पॉसिबिलिटी चुनी है सिर्फ, 2 डिग्री कार्ब कैटायन और 3 डिग्री कार्ब कैटायन। पता नहीं, मतलब इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगी एनर्जीज की, तो लेकिन हमने उसमें से दो पॉसिबिलिटीज कॉपी में लिखी, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्ब कैटायन। उसमें से हम कहेंगे कि जो स्टेबल होगा रिलेटिवली, वो बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और जो बनेगा वही वहां स्टे करेगा, और जो स्टे करेगा वही प्रोडक्ट के लिए आगे जाएगा। एग्जैक्टली यहां पर मैं बोलना चाहता हूं, ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, लिगेंड्स ने अटैक करा, तो ये जो हमने बनाई, दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन और दूसरे प्रोसेसेस होंगे, फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। तो ये जो हमने ट्रांजिशन स्टेट बनाई, इसी की स्टेबिलिटी ये डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी स्टेबिलिटी कैसी। तो अगर हम देखें, तो अभी आज हम टॉपिक की हेडिंग वहां तक अगर पहुंच गए तो मजा आ जाएगा। हम टॉपिक की हेडिंग वही पढ़ने वाले हैं कि ये तो है एक आइसोलेटेड स्टेट, ये है ट्रांजिशन स्टेट, और फाइनल हो जाएगा कंपाउंड का फॉर्मेशन, कंपाउंड का फॉर्मेशन, बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ये डिसाइड करेगी कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल बन रहा है या लेस स्टेबल बन रहा है। दैट्स इट। अब इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी निकालते कैसे? जैसे ऑर्गेनिक में तो वी हैव टूल्स, आई रिपीट द वर्ड टूल्स, वी हैव सर्टेन टूल्स, लाइक डायरेक्टली चेक कर लो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हम डायरेक्टली चेक करके आंसर करा देते हैं। किसके अंदर? ऑर्गेनिक के अंदर। लेकिन अगर अपन इनऑर्गेनिक की बात करें, स्पेसिफिकली यहाँ की बात करें, तो वी डोंट हैव एनी थंब रूल कि डिग्री देख लो और आंसर कर दो, ऐसा नहीं। वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू जज समथिंग बाय कैलकुलेशन। हमें कोई ना कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी हम चेक कर पाएंगे। वो कैलकुलेशन कैसी है? उसके लिए हम इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कंपेयर कर लेते हैं।
कि अगर एक लिगेंड के आने पे कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, उसकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी यहाँ है और दूसरे किसी कॉम्प्लेक्स में ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी यहाँ है। कंपेयर करो, देखो एक की एनर्जी ऊपर है और एक की एनर्जी नीचे है। इस केस में जिसके ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दिस इज आवर परसेप्शन और बिल्कुल करेक्ट भी है, मैंने ऐसा कुछ अलग तरीके की बात कही भी नहीं। तो अब इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखने का एक स्टाइल है, वो कैसा? एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। आई रिपीट द वर्ड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। अगर देखा जाए तो ये मैंने स्केल बनाई थी बहुत सोच समझ के, एनर्जी की स्केल। अगर आइसोलेटेड स्टेट से देखा जाए तो इसकी एनर्जी बढ़ गई है, लेकिन ऊपर वालों की एनर्जी देखूं या नीचे वालों की एनर्जी देखूं, तो उन्होंने कहा एक काम करो भाई साहब, आप तो एवरेज एनर्जी देखो। इस एवरेज एनर्जी की जो लाइन है इसको हम कहते हैं बेरी सेंटर। क्या कहते हैं इसको हम? बेरी सेंटर। ये बेरी सेंटर इज नॉट एट द सेंटर, बेरी सेंटर इज इन बिटवीन दीज टू, कहीं बीच में होता है। वो कैसे पता लगेगा? बिकॉज इट इज एवरेज ऑफ समथिंग ना, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू का एवरेज निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो देयर इज अ, मतलब कह सकते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच, बाकायदा स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया। और वो क्या देखा गया कि अगर ये जो पूरा का पूरा गैप है, ये जो पूरा का पूरा गैप है, यहाँ पे लिखा भी है, वैसे देखा जाए तो ये लिखा है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। अगर ये पूरा का पूरा जो गैप है ये डेल्टा ओ है, अगर ये पूरा का पूरा गैप डेल्टा ओ है, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, अगर ये पूरा का पूरा गैप डेल्टा ओ है, तो इसका कुछ ऊपर वाला पार्ट प्लस नीचे वाले पार्ट को आप ऐड करोगे तो टोटल के बराबर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बेरी सेंटर के रिस्पेक्ट में कुछ पार्ट नीचे है कुछ पार्ट ऊपर है, उसकी वैल्यू उन्होंने कैसे करी? उन्होंने इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज ऑर्बिटल्स भी 3:2 के रेशियो में डिवाइड हुए हैं। उन्होंने कुछ ऐसा कहा, देखो एक बात बताऊं, मैं ट्रिक बता रहा हूं, मैं रियलिटी नहीं बता रहा हूं, प्लीज कीप इन माइंड। टोटल वैल्यू जो है उसका 2/5 नीचे और 3/5 ऊपर। किसी बच्चे ने कहा लगता नहीं सर आप कुछ गलत बता रहे हो, उल्टा बता रहे हो शायद आप। नीचे 3 ऑर्बिटल आ गई तो नीचे 3/5 बोलना चाहिए था, ऊपर 2 ऑर्बिटल आ गई तो ऊपर 2/5 बोलना चाहिए था। नहीं, पॉइंट इज नॉट दिस। पॉइंट इज कि इस बेरी सेंटर से नीचे जितने भी आएंगे वो क्या करेंगे, जब नीचे आएंगे तो स्टेबलाइज होंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, वो रिलीज ऊपर वालों में ऐड हो जाएगी। तो इसलिए ऊपर वाली जो एनर्जी है वो हो जाएगी +3/5। ऊपर वाली जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? +3/5। जबकि ऊपर वाले जितने ऊपर गए उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, वो नीचे वालों में से एनर्जी खींचेंगे तो नीचे वाले डाउन चले जाएंगे। कितने डाउन चले जाएंगे? दैट इज -2/5। माइनस साइन रिप्रेजेंट द नीचे आना, प्लस साइन रिप्रेजेंट द बेरी सेंटर से ऊपर जाना। अब मैंने कहा ना ट्रिक है, ये कोई रियलिटी नहीं है। ये क्यों 3/5 और 2/5 होता है, दिस इज नॉट एक्चुअली, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे लिए तो एक वर्ड बहुत इजी मैं बोल दूंगा, क्या ये तो एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक ट्रिक समझाने की कोशिश करी। जो नीचे आए उन्होंने एनर्जी अपनी ऊपर दे दी, इसलिए ऊपर ऐड हो गई +3/5। जो ऊपर गए उन्होंने अपनी एनर्जी नीचे से ले ली, यानी कि नीचे से कम हो गई एनर्जी -2/5 ऑफ डेल्टा ओ। ऑफ डेल्टा ओ ऊपर है, ऑफ डेल्टा ओ नीचे है। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्या मेरी बात सबको क्लियर है? हाँ सर। सभी बच्चे, भव, पंचिका, यशस्वी, श्रेया, यस सर आ गया। सबको क्लियर हो गई मेरी बात? इस चीज की वैल्यूएशन निकालने के लिए, अच्छा इस डेल्टा ओ को क्या कहते हैं बेटू हम? डेल्टा ओ क्या कहलाता है? स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू है, स्प्लिट करने वाली एनर्जी की वैल्यू तो स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई। अब ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी किस किस बात पे डिपेंड करेगी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लेकिन एक छोटा सा डिस्कशन और बनता है इसका। क्या बताइए कि ये स्प्लिटिंग एनर्जी किस किस चीजों पर डिपेंड करेगी? बताइएगा मेरे को बेटू, बताइए। क्या ये डिपेंड करेगी मेटल पर, और मेटल का क्या क्या पार्ट हो सकता है? क्या मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो सकती है, या मेटल की पोजीशन पीरियोडिक टेबल अलग अलग हो सकती है, जिससे कारण उसका Z इफेक्टिव बदलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी, Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। पोजीशन पीरियोडिक टेबल में 3D से 4D से 5D की तरफ आएंगे, Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, तो डेल्टा गैप बढ़ता जाएगा। क्या हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा भी कर लेते हैं। तीसरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। ये लिगेंड की प्रॉपर्टी, तो नीचे दोनों प्रॉपर्टी मेटल की, ऊपर वाली जी वाली जो प्रॉपर्टी है, जो मैंने येलो कलर, येलो तो चलेगा नहीं, जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर बताई है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड, और नीचे दोनों ब्लू वाली द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। कैसे सिखाया था मैंने, याद करो। हमने कहा था कि नीचे की तरफ न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या करता है, नीचे अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा उतना अट्रैक्ट करेगा, किसको? नीचे वाली को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ऊपर वाली को अट्रैक्ट कम करेगा। तो Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा तो ऑर्बिटल सभी नीचे आएंगे, लेकिन नीचे वाली ज्यादा नीचे आ जाएंगी, तो गैप बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि जैसे Z इफेक्टिव बढ़ेगा, चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने से बढ़े, चाहे 3D से 4D से 5D सीरीज में आने से बढ़े, गैप बढ़ता जाएगा। ऑन द अदर हैंड लिगेंड की बात अपन करते हैं।
लिगेंड्स की अगर अपन बात करते हैं तो लिगेंड्स के केस में क्या हो रहा है कि लिगेंड्स आके रिपेल कर रहे हैं, तो वो ऊपर वाले को रिपेल ज्यादा कर रहे हैं, यही तो हमने कहा था, और नीचे वाले को रिपेल कम कर रहे हैं। तो अगर ऊपर वाली को रिपेल ज्यादा कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में ऊपर वाली और ऊपर जाएगी, नीचे वाली ऊपर जाएगी लेकिन कम ऊपर जाएगी, इसलिए गैप की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर और बढ़ती जाएगी। तो जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता जाएगा ये गैप उतना ही बढ़ता जाएगा, सीरीज में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट फॉर द गैप। अब इसी के लिए एक नया टर्म जो आज मैं काम में लेने जा रहा हूं दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसका देखो, इसका शॉर्ट फॉर्म है CFSE। कुछ लोग इस CFSE का जो शॉर्ट फॉर्म है वो कर देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो गलत है ना, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी तो डेल्टा को बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी तो किसको बोलते हैं, डेल्टा को बोलते हैं। ये डेल्टा नहीं है, ये कौन है, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ व्हाट, वो ट्रांजिशन स्टेट की एवरेज एनर्जी है। ये बाकायदा एक फॉर्मूला है, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल हिसाब करना है, बिल्कुल हिसाब करना है, बनिए का हिसाब करना है, जो आया वो आया, जो गया वो गया, ठीक है। मतलब जो एनर्जी हमारे पास माइनस में उनको माइनस में लिख लो, जो खर्चा हुआ उसको प्लस में लिखते जाओ, बस ऐसा ही अपन को करना है। मतलब खर्चा और फायदा देखना है, मतलब हमारे को क्या क्या नुकसान हो रहा है और क्या क्या फायदा हो रहा है, बस वही वैल्यूज हमको यहाँ पर सीखनी है। आइए उस बारे में डिस्कशन करते हैं। तो CFSE ऑक्टाहेड्रल ये कहता है, पीछे वाले डायग्राम पे चलते हैं। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो कि नीचे भरे गए हैं, लेट से 1 2 3 नीचे भरे गए हैं, 2 ऊपर भरे गए हैं, तो मैं करूंगा 3 into दिस वैल्यू, सही बात समझ में, और 2 into दिस वैल्यू। जो इलेक्ट्रॉन नीचे भरे गए हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं -2/5 ऑफ डेल्टा O, और जो इलेक्ट्रॉन ऊपर भरे गए हैं वो कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, दैट इज +3/5 ऑफ डेल्टा O। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो मैंने जो यहाँ पर ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखा है, ये क्या लिखा है आप जरा पढ़िएगा। ये फॉर्मूला मैं आपके साथ दोबारा बना देता हूँ, बनाते हैं इस फॉर्मूले को दोबारा से, देखिए मजा आएगा। जो नीचे आए हैं उसके लिए वैल्यू कितनी होती है, -2/5, तो -2/5 डेल्टा O इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि नीचे वाली ऑर्बिटल, नीचे वाली ऑर्बिटल का पता है नाम क्या होता है, नीचे वाली ऑर्बिटल का नाम होता है T2G। क्या नाम होता है, T2G। और ऊपर वाली ऑर्बिटल का नाम क्या होता है, EG। ये वर्ड्स कहां से आए, ये शब्द कहां से आए, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से आए, प्योरली स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जिसमें ट्रिपली डीजनरेट और कुछ ऐसे इक्वली डीजनरेट इस तरह से कुछ नाम होते हैं। जिरेड और अनजिरेड ये G वर्ड बताता है, और डीजनरेट बताता है मतलब ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, वहां दोनों की ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, ऐसा कुछ बताता है। लेकिन फिर भी इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इनका सिंबल इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी इसको मेंशन किया गया है। तो नीचे वाले 3 है, में तो याद ऐसे रह जाता है, T2G, ऊपर वाले 2 हैं तो EG याद रह जाता है, ठीक है ना। EG 2 है, T2G 3 है, तो 3 के लिए होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, -2/5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, ये तो मामला हो गया सेट नीचे वाली ऑर्बिटल का, प्लस ऊपर वाली ऑर्बिटल के लिए 3/5 ऑफ डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, डन, प्लस n इंटू पी। ये n इंटू पी क्या है ये मैं अभी बताता हूं, प्लस n इंटू पी। अभी क्या क्या चीजें हैं, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। क्या जो मैंने फॉर्मूला लिखा इतना ऑफेंडेड तो नहीं है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, मतलब एकदम तो ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा जो मैंने अभी ये फॉर्मूला लिखा, ठीक है। डेल्टा O इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एन T2G क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, एंड एन EG रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल। देन N और P क्या रिप्रेजेंट करते हैं, N और P ये रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एंड P इज द पेयरिंग एनर्जी। क्यों, आप खुद सोचो कि जब आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डाल के इसको पेयर अप करा दोगे, जब आपने इसको पेयरिंग करा दी तो क्या पेयरिंग से खर्चा होगा क्या, हमने कहा था हमें तो पूरा हिसाब रखना है, अगर पेयरिंग से कुछ खर्चा होगा तो वो प्लस आएगा ना, लेकिन अगर मान लो वो रिलीज हो रही होती तो रिलीज करा देते, और यहाँ तो पेयरिंग हो रही है तो उल्टा खर्चा होगा एनर्जी का, तो प्लस n इंटू पी लिख देंगे, प्लस क्या लिख देंगे, n इंटू पी। ये आपके सामने है n इंटू पी, ये देख सकते हो n इंटू पी आपके सामने। तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और p क्या है, पेयरिंग एनर्जी पर पेयर, ठीक है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि इसका क्या वो आएगा, एक्सप्रेशन क्या आएगा, जब अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे तो CFSE का फॉर्मूले की एक्सप्रेशन क्या आएगा। K फॉर Fe है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Fe+2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +2 होगी तो D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो मैंने इलेक्ट्रॉन रख दिए, ये आइसोलेटेड स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन,
बताइए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कैसे भरूंगा मैं इलेक्ट्रॉन? कोई बता सकता है, मेरा साथ देगा कोई कि इलेक्ट्रॉन में कैसे भरूंगा? सर पेयरिंग करवा देंगे। पेयरिंग करा देंगे। तो अब एक्सप्रेशन बोलो, मैं लिखता जाता हूँ। क्या एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? -2/5 डेल्टा ओ मल्टीप्लाइड बाय कितना लिखूं बेटू? 6। वेरी गुड। उसके बाद प्लस 3/5 डेल्टा ओ इंटू कितना लिखूं? 0 प्लस n इंटू पी कितना लिखूं? 3 इंटू पी। 3 इंटू पी। पी की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो एग्जाम में देगा तो ही पुट करनी, नहीं तो नेग्लेक्ट भी करेंगे इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0.4 इंटू 6 यानी कि 2.4 डेल्टा ओ माइनस 2.4 डेल्टा ओ प्लस 3p इसका आंसर होना चाहिए। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? जल्दी से बता दो। यस सर। हाँ सर। सभी हो गए? अब इसमें गलती है, वो गलती क्या है कि यहाँ पर 2p आता। ओहो, ये क्या हुआ? यहाँ पर 2p आता है। अब why this is so? कि ये 2p क्यों आया? ये 2p क्यों आया? दिस इज द बेसिक पॉइंट। यहाँ 3p नहीं आता, यहाँ पे 2p आता है। तो मुझे लगता है यहाँ 2p क्यों आया? खैर यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को एक्स्ट्रा पेयर। एक्चुअली क्या है, खर्चा करना है अपन को, तो अपन को जस्टिफाई करना पड़ेगा। जरा बोर्ड पर देखो, क्या पहले एक पेयर ऑलरेडी था? एक पेयर ऑलरेडी था, दिख रहा है आप लोगों को, और अब बन गए टोटल 3 पेयर्स। तो 3 पेयर में से एक पेयर चेंज थोड़ी हुआ, एक पेयर तो पेयर का पेयर ही है, तो ना एनर्जी बढ़ी ना एनर्जी घटी। नए पेयर्स कितने बने? 2, तो वही तो एनर्जी का चेंज आया। जो पेयर पहले भी था और अब भी, यानी कि एनर्जी तो सेम है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। जो पेयर एक्स्ट्रा बने दैट इज द एनर्जी चेंज। तो वी आर चेकिंग जस्ट द एनर्जी चेंज। तो एनर्जी चेंज लिखना है, इसलिए वी हैव टू इन्वॉल्व ओनली दोज पेयर्स व्हिच आर न्यूली फॉर्म्ड। तो n की वैल्यू हो जाएगी न्यूली फॉर्म्ड पेयर्स। तो न्यूली फॉर्म्ड पेयर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ सर। चलें आगे। कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक सभी बच्चों को थ्योरी समझ में आ गई या नहीं आ गई? अगला हेडिंग है दैट इज dd splitting in tetrahedral complexes that we have to check। अब ध्यान से देखना। अब ये जो मैंने थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसका साइज बड़ा कर देता हूँ फोटो का। देखो ध्यान से, ये जो हमने बनाया ये क्या है? ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है, दिस इज एक्चुअली एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। क्या ये एक्सिस सबको दिख रही है सभी बच्चों को? हाँ सर। यस सर। यस। और फोटो बड़ी करिए, एक प्लेन पेज ऐड कर देता हूं, मेरे पीछे बैकग्राउंड प्लेन रहेगा। अभी क्लियर है? ये जो है दिस इज एक्चुअली एक परफेक्ट एक्सिस मैंने बनाने की कोशिश करी है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, नाउ व्हाट? अब जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो 4 लिगेंड्स आ रहे हैं। वो कहां से आ रहे हैं? वो जो 4 लिगेंड्स आ रहे हैं वो टेट्राहेड्रली आ रहे हैं। एक टेट्राहेड्रल का अगर मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाऊं तो टेट्राहेड्रल का डायग्राम होता कैसा है? टेट्राहेड्रल कुछ इस तरह का डायग्राम होता है। टेट्राहेड्रल कुछ इस तरह का डायग्राम है। आपको सभी को देखो दिख रहा है टेट्राहेड्रल, ऐसे ही पकड़ते हैं ना अपन, टेट्राहेड्रल आती है टेट्राहेड्रल। ध्यान से देखो तो इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं कि 2 इस प्लेन में 2 इस प्लेन में, ऐसे पकड़ के दिखा देता हूं। 2 तो इस प्लेन में दिख रहे हैं और 2 इसके परपेंडिकुलर प्लेन में दिख रहे हैं। दिख रहा है बिल्कुल परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन। हाँ सर। हाँ सर। ये टेट्राहेड्रॉन होता है, ठीक है ना। अब इस टेट्राहेड्रॉन को मैं उसी डायग्राम में डालने वाला हूं, वो जो हमने बना रखा है ना उसी के अंदर इस टेट्राहेड्रॉन को मैं डालने वाला हूं। देखो ध्यान से, ये जो है ये एक्सिस है, फिर से बोल रहा हूं ये एक्सिस है, और ये टेट्राहेड्रॉन में इसके अंदर ऐड कर रहा हूं। जब टेट्राहेड्रॉन मैंने इसमें ऐड करा, एक ऑर्बिटल मैंने लिगेंड ये यहां लगाया, एक लिगेंड मैंने यहां लगाया, एक लिगेंड मैंने यहां लगाया, और एक लिगेंड मैंने यहां लगाया। तो ये मैंने लगा दिए 4 लिगेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट है। इधर से देखो, इधर से दिख रहे होंगे, देखो बिल्कुल एक लाइन में दिखाता हूं आपको। अभी ऐसे देखो, अभी देखो,
ये दो तो जो आ रहे हैं हाँ। ये दोनों तो इधर आ गए और ये दोनों उसके पीछे की तरफ यहाँ आ गए मेरे पास। तो ये परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन है। पहले तो ये बात को प्रूव कर लो कि ये परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन हो गया। इसको हाँ कैसे सर। भी पकड़ लो, ये परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन। ये परफेक्ट क्या हो गया? टेट्राहेड्रॉन। अब बताओ ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये कौन आया? ये जो मैंने व्हाइट कलर के लगाए, दीज आर द लिगेंड्स। ये कौन है? लिगेंड्स। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसी समय ध्यान से देखना। क्या ये जो एक्सिस है, क्या यहाँ एक लोब है? क्या उसका नाम dx² - y² है? इस एक्सिस के ऊपर एक लोब है, एक लोब यहाँ पर, एक लोब यहाँ पर, एक लोब यहाँ पर और एक लोब यहाँ पर। क्या उसका नाम dx² - y² है? हाँ सर। उस लोब को मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ समथिंग लाइक दिस। ये एक्चुअली ऑर्बिटल है। ये कौन है? ऑर्बिटल है। इसका नाम है dx² - y²। क्या आप ये चीज देख पा रहे हो कि ये जो आ रहा है लिगेंड, क्या ये वाला जो लिगेंड आ रहा है, ये लिगेंड का इसके साथ कुछ एंगल है? हाँ सर। यस सर। यस सर। पर्टिकुलर एंगल है। अब आपको एक और चीज याद होगी कि अगर लेट्स से इसको तो मैं यही छोड़ देता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में भी एक लोब होता है, या एक कह सकते हैं एक ऑर्बिटल होती है जिसका नाम होता है dxy। इसका नाम क्या होता है? dxy। हाँ सर। ठीक है, जरा बोर्ड पर थोड़ा सा गौर फरमाना। हर एक बच्चा मतलब है ना, एकदम मतलब है ना, हिम्मत मत तोड़ना, ध्यान से देखना मेरा बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब देखो, ये जो लिगेंड है, इसका इस dx² - y² के साथ एक रिपल्शन, एक डिस्टेंस है। ऑन द अदर हैंड ये भी वही वैसा ही लिगेंड है, जैसा लिगेंड वो था वैसा ही लिगेंड एग्जैक्टली ये भी है। ये जो लिगेंड आ रहा है, इसका dxy के साथ में भी एक एंगल है। देखो दिखने में भी बाकायदा लग रहा है, बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड बाय परफेक्ट ज्योमेट्रीज बनाए जाते हैं। क्या इसका एंगल छोटा है और इसका एंगल बड़ा है? यानी कि जो लिगेंड आ रहा है अब एक्शियल वालों के साथ रिपल्शन कम करेगा क्योंकि उनसे दूर है वो, जबकि जो लिगेंड आ रहा है वो नॉन एक्शियल के पास से निकलेगा, तो नॉन एक्शियल के साथ उनका रिपल्शन ज्यादा है। हाँ सर। नहीं समझ में आया? चलो इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं, जरा बोर्ड पर इधर देखो, इसको छोड़ो, उधर देखो ध्यान से। ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है, इसमें जो 4 ब्लू डॉट्स हैं, दीज आर द लिगेंड्स अप्रोचिंग द रेड। रेड कौन है? मेटल, उसको अप्रोच कर रहे हैं। जो ये ब्लू वाला अप्रोच कर रहा है रेड को, तो कुछ एक ऑर्बिटल होगी जो कि एक्सिस पे मौजूद होंगी। वो ऑर्बिटल को मैं ड्रॉ कर देता हूं। लेट्स से दीज आर द ऑर्बिटल्स 1 2 और 3 4। तो इस ब्लू वाले का इसके साथ एक एंगल बनेगा, आते हुए लिगेंड्स का इसके साथ एक एंगल बनेगा। दूसरी एक और मैं ऑर्बिटल बनाता हूं, वो ऑर्बिटल मेरी कुछ एक्सिस के बीच में बनी हुई है, कुछ ऐसे। ये तो सोचो प्लेन में बनी हुई है और लिगेंड आगे से अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है। ये जो लिगेंड है ना, ये वाला जो लिगेंड है ब्लू वाला जिसको मैं कह रहा हूं, ये लिगेंड ऊपर से अंदर जा रहा है और ये बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में से निकल रही है, बिल्कुल सेंटर में से यहां से निकल रही है। क्या उसके साथ भी इसका पर्टिकुलर कोई एंगल बना हुआ है? हाँ सर। क्लियर है? दोनों में से जो छोटा एंगल है वो कौन सा है? ये अगर अपन देखें तो ये है dxy चाहे dyz चाहे dxz, ये नॉन एक्शियल ऑर्बिटल है। ये आ रहा है लिगेंड L। ये जो लिगेंड L आ रहा है, इसके साथ जो इसका एंगल है वो होता है 35.5 डिग्री का। ऑन द अदर हैंड जो dx² - y² है, नीचे की तरफ मैंने बना रखा है, अपनी फोटो छुट्टी करनी पड़ेगी मुझे। जो dx² - y² मैंने बना रखा है, उसके साथ और dz² के साथ एंगल है 54.4 डिग्री। ये वापस वही डायग्राम आ गया कि ये जो लिगेंड आ रहा है, ये ऐसा मान लो, ये जो लिगेंड आ रहा है इसके साथ इसका जो एंगल है वो 54.4 डिग्री का है। कितने का एंगल है? 54.4, विच इज अ ग्रेटर एंगल। ये ग्रेटर एंगल है 54.4 डिग्री का, जबकि इसके साथ जो नॉन एक्शियल है इसके साथ है 34 पॉइंट समथिंग डिग्री का एंगल। तो दीज आर द स्मॉलर एंगल्स, दीज आर द ग्रेटर एंगल्स। तो इसीलिए इनके साथ रिपल्शन बहुत कम होगा, जबकि एकदम पड़ोस से निकलेगा इस नॉन एक्शियल में।
कुल मिलाकर इतना सा कह सकते हैं, नॉन एक्शियल के साथ रिपल्शन ज्यादा होगा और एक्शियल के साथ रिपल्शन कम होगा। जो मैंने बोला क्या वो बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? जो मैंने अभी बोला क्या वो बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? हाँ सर। यस सर। परफेक्टली क्लियर, ये दोनों बातें समझ में आ गई। अब इसको एज अ स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा है। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मेटल एटम इज सपोज टू बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। इस सेंटर ऑफ द क्यूब के अंदर मेटल एटम प्रेजेंट कर दिया मैंने रेड कलर का, center of the cube, and the four ligands approaches the central metal atom or ion along the alternate corners। देखो आप ब्लू कलर देख सकते हो, alternate corner से आ रहा है। क्या क्लियर है क्या? इसमें हमने क्या कहा कि अब जब ऐसा हो रहा है तो क्या स्टेटमेंट निकल के बाहर आता है, ये स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है, देखिएगा। अरे भाई ये रहा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहां गया? सर। हाँ बेटा। सर ये जो आपने 1 मिनट में जो बताया वापस बता दो कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तूने कहां तक सुना और तेरे को क्या समझ में नहीं आया? सर ये आपने मतलब ये पेज स्टार्ट करवाया था, अभी बताया था ना कि सर आपने यहाँ पे वो बनाए थे, लोब्स बनाए थे। कुल मिलाकर बात यही कहना चाह रहे हैं कि नॉन एक्शियल के पास से निकलता है और एक्शियल के दूर से निकलता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है वो मैं खुद लिख देता हूं। क्या स्टेटमेंट हो गया? इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस in tetrahedral complexes the four approaching ligands is या are nearer to non-axial orbitals that is 35.5 degree than the axial orbitals एक्शियल ऑर्बिटल के कंपैरिजन में एक्शियल ऑर्बिटल कौन कौन सी, उसका डिग्री होता है 54.4 डिग्री। वो कौन कौन सी? दैट इज dx² - y² एंड dz²। तो नियरर किसके हैं? नियरर टू नॉन एक्शियल ऑर्बिटल्स। therefore energy of non axial d orbitals कौन कौन सी? dxy, dyz and dxz increased more than the axial d orbitals। कौन कौन सी? dx² - y² एंड dz²। तो जब स्प्लिटिंग होगी तो ऊपर की तरफ आपकी बात dxy, dyz, dxz चली जाएगी। ये स्प्लिटिंग देखो जरा ध्यान से। अब आप ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये 5 ऑर्बिटल्स ये इनकी स्प्लिटिंग कराई तो अब की बार ऊपर कौन चले गई? dxy, dyz, dxz, और नीचे कौन आ गई? dx² - y² और dz²। चीज यहाँ एक और चीज नोट करने की है, और वो नोट करने की चीज क्या है कि यहाँ पर E और यहाँ जो T2 है, यहाँ G हटा लिया। क्योंकि आप लोगों में से क्या हर एक बच्चा एक बात जानता है क्या कि जो ये टेट्राहेड्रल होती है इसमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती है।
क्या ये बात आप लोग जानते हो? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, या कभी नहीं जानते? नहीं सर, हमने तो ऑर्गेनिक में सीओएस पढ़ी है उसके अंदर। अरे नहीं नहीं, कभी नहीं पढ़ी आपने। मॉलिक्यूल अगर सिर्फ टेट्राहेड्रल है तो उसके अंदर कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती है। आप इन चारों एटम्स को सेम भी लगा दो, मैंने यहाँ पर एक ही कार्बन पे चारों हाइड्रोजन लगा दिए, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे मिलेगी? अगर आप इसके सेंटर में यहाँ खड़े हो, ऊपर हाइड्रोजन है तो नीचे तो हवा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो मिल ही नहीं सकती। तो कभी भी ये जिरेड नहीं हो सकता। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती तो जिरेड कहते हैं, यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं तो ये जिरेड नहीं है, तो इसलिए जी हटा दिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आपकी एनसीईआरटी भी कहती है। ये हम एनसीईआरटी पे गए और 21, 12 फर्स्ट पार्ट, और ये आपका आ गया चैप्टर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के अंदर ये स्टेटमेंट यहाँ टेट्राहेड्रल है क्या? हाँ टेट्राहेड्रल। देखो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? The G subscript is used for the octahedral and the square planar complexes which have center of symmetry. Since the tetrahedral complexes lack symmetry, G subscript is not used with energy levels. और आप यहाँ देख सकते हैं अगले ने इसको T2, यहाँ पर इसको T2 और यहाँ पर इसको सिर्फ E कहा है, T2 G और E G नहीं कहा है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? परफेक्ट, क्लियर है? हाँ तो हमने यहाँ पर E और T2 नाम रख दिया, क्लियर है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है आपकी बात। स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, लिगेंड, और ये भी स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड है, क्योंकि सब एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस है। अगर आप देखो ये सेंट्रल मेटल एटम है तो ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे सब इक्वी डिस्टेंस है, तो ये भी सिमेट्रिकल फील्ड कहलाती है। ऑक्टाहेड्रल भी सिमेट्रिकल फील्ड कहला रही थी, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा? 4 चीजें आएंगी सिर्फ एक्स वाई प्लेन में, जेड से कुछ नहीं आएगी, तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड नहीं है। स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड सिर्फ और सिर्फ कौन सी है बताओ? स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड सिर्फ कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, लेकिन कौन सी नहीं है? स्क्वायर प्लेनर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक्स और वाई प्लेन से आएंगे, जेड एक्सिस से कोई आएगा नहीं, तो सेम कैसे होगी? स्फेरिकल का मतलब चारों तरफ से सेम होना चाहिए, हर तरफ से। देखो मैंने अभी भी वो चारों तरफ वर्ड बोला, ऐसे ही होता है, ठीक है? इसमें भी वो बेरी सेंटर निकाल सकते हैं। बेरी सेंटर क्या करेंगे? आपके बार उल्टा करेंगे, नीचे ऑर्बिटल्स कितनी आएंगी? 3, तो ऊपर, नीचे ऑर्बिटल आएंगे 2, तो ऊपर कर देंगे +2/5, ऊपर ऑर्बिटल्स गई है 3, तो नीचे कर देंगे -3/5। लेकिन अब डेल्टा टी, अब की बार जो गैप है उस गैप का नाम क्या रखा गया है? डेल्टा टी गैप है। तो डेल्टा टी का +2/5 डेल्टा टी हिस्सा ऊपर है और -3/5 डेल्टा टी हिस्सा नीचे है, वही 3:2 के रेशो में, क्योंकि ऑर्बिटल्स भी 3:2 के रेशो में डिवाइडेड है, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूं इसका सीएफएससी का फॉर्मूला लिखो, तो बताओ सीएफएससी का फॉर्मूला क्या लिखोगे? सीएफएससी का फॉर्मूला बताओ क्या लिखोगे? बोलो, निकालो फॉर्मूला और आंसर दो। सर वो लिखा हुआ है ऊपर। हाँ मतलब ये तो गलत बात है ना, मतलब तुम लिखे हुए को बोल के और आंसर बोल रहे हो। कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर है और जो नीचे है उसके हिसाब से हिसाब लगा लिया अपन ने। तो यहाँ पर हम लोग आपके साथ फॉर्मूला बना के देखते हैं, क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो? ये डायग्राम आपके सामने है, आंसर बोलो क्या लिखूं? पहले तो लिखूं, पहले नीचे माइनस वाली टर्म्स को लिखना अच्छा रहता है, तो मैंने लिखा -3/5 डेल्टा टी इंटू NE प्लस ऊपर गया 2/5 डेल्टा टी इंटू NT2 प्लस N इंटू P। इसकी फुल फॉर्म सेम एग्जैक्टली वही है। डेल्टा T इज द स्प्लिटिंग एनर्जी, Ne is the number of electron in E orbital, and T2 is the number of electrons in T2 orbital, N is the number of electron pair newly formed, and P is the pairing energy per pair। जल्दी से अब ये मुझे क्वेश्चन फटाफट से इसके लिए सॉल्व करके दिखा दो, सीएफएससी निकाल के दिखा दो, जैसे अभी अपन ने उसमें कैलकुलेट करा था सीएफएससी। ये क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूँ, फॉर्मूला आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है और आप लोग मुझे इसका सीएफएससी कैलकुलेट करके बता दो। अगर पी आएगा तो पी को नेग्लेक्ट कर दें, जल्दी से आंसर करके बताओ। सबने कॉपी पेन निकाल लिया क्या? हाँ सर। आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है? सर एक मिनट। फटाफट सॉल्व कर दो।
अभी 6 बजे से कर्फ्यू लग चुका है, मंडे सुबह तक सभी बच्चे अपने घर में हैं, खूब पढ़ाई करो। वैसे भी घर में ही थे आप लोग, तो कहीं जा नहीं रहे थे, लेकिन थोड़ा सा कर्फ्यू खुल भी जाएगा मंडे को या वॉट एवर बी द केसेस, अभी इस समय अवॉइड ही करो बाहर जाना, बिकॉज मतलब पता नहीं क्यों लेकिन फैल बहुत तेजी से है। क्यों फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, सबसे बड़ी बात है कि ऑलरेडी वी हैव अवेयर कि क्या है ऑलरेडी, माहौल 1 साल से जानते हैं हम लोग, फिर भी नेग्लिजेंस और बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अवेयरनेस होने के बावजूद भी फैलना बहुत ज़्यादा रिस्की हो रहा है। कुछ लोग जो वैक्सीनेशन करा चुके हैं, दे थिंक कि वैक्सीनेशन करा दी तो उनको तो दिक्कत है नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, उनको भी दिक्कत है और उनके कारण मतलब जहान को दिक्कत है। तो ये चीज़ आप लोग भी मतलब समझें कि ना आपको खुद को इन्फेक्ट होना है, ना किसी और को इन्फेक्ट करने का रीज़न बनना है। तो अभी तो थोड़ा पढ़ाई ही करनी पड़ेगी घर में बैठ के, रादर देन कि हम थोड़ा सा आ गया सबका आंसर? कौन बता रहा है मुझे आंसर? सर ये और स्क्वायर प्लेनर आ रहा है, टेट्राहेड्रल तो नहीं है। तो और फॉर्मूला तो हमने टेट्राहेड्रल के लिए पढ़ा है ना। देखो भाई, ये जो क्या नाम है इसका, अंगद, इस अंगद ने क्या है, पॉइंट को पकड़ा है और ये कहा है कि सर आप ये फॉर्मूला लगा ही गलत रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ये देखते हैं सर ये D8 है ना, और सर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो फॉर्मूला लगाते हैं वो कैसे, CFSE इज इक्वल्स टू -3/5 डेल्टा टी, और इलेक्ट्रॉन भरना चालू करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन भरने ना सर, देखो 8 भर देते हैं इसमें, तो 1 2 गैप ज्यादा है सर, 3 4 गैप ज्यादा है ना, फिर 5 6 7 और 8 सर ऐसे भरेंगे, तो वो इसको सॉल्व करना चालू कर देते हैं। जबकि ये सॉल्व करने में इंटू 4 करना, प्लस यहाँ 2/5 इंटू 4 करना, प्लस यहाँ पर कुछ कुछ भी करना, ये सब चीजें एग्जैक्टली रॉन्ग है, बिकॉज ये सब, ये जो है ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये स्क्वायर प्लेनर है, और हमने जो कहानी पढ़ी है वो किसके लिए पढ़ी है, वो टेट्राहेड्रल के लिए। जो कहानी यहाँ पे हमें दिख रही है ये किसके लिए दिख रही है, टेट्राहेड्रल के लिए। तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। आप स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए इसको अप्लाई कर रहे हो, वही गलत है। बोलो, मैं जो कह रहा हूँ सुना ही आया, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो अगर क्वेश्चन आपके पास टेट्राहेड्रल का आएगा तो ही सॉल्व करना है, अदरवाइज टेट्राहेड्रल का क्वेश्चन मतलब मैंने आपको देखो फिर से क्या कहा कि अगर आपको पहले ये CFSE लगाना है या नहीं लगाना है, ये देखने से पहले आपको VBT लगा के हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको आता है तो CFSE लगाओ, और CFSE क्वेश्चन आता है तो CFSE लगाओ, अदरवाइज CFSE का कोई यूज ही नहीं है। क्या बताइए, मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर होगी? हाँ, अब ये क्वेश्चन आ गया, इसके लिए हम CFSE लगा सकते हैं, बिकॉज ये वीक फील्ड लिगेंड है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और जरूरी नहीं है वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड, आपको टेट्राहेड्रल बनाना है तब भी आप आंसर इस पे लगा सकते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, आंसर सॉल्व करा, आंसर आ गया, भरिए आप 0.8 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जिंक भी है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर भी अपन लगा सकते हैं टेट्राहेड्रल। क्यों लगा सकते हैं? टेट्राहेड्रल है तो उस पे ही लग सकता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड से कोई संबंध नहीं है। क्या ये बात सभी बच्चों को मेरी समझ में आ गई या नहीं आ गई? हाँ सर। यस सर। Done. So till here we have covered each and everything related to
CFT थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेकिन अब एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसके आगे से स्टार्ट होने वाला है। वो पार्ट क्या है, सभी बच्चे देखना। आखिर हमने CFT थ्योरी पढ़ी क्यों थी, उस CFT थ्योरी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो मैंने कहा वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैंने आपको कहा कि ये जो है CFT थ्योरी, ये हमने CFT थ्योरी पढ़ी क्यों थी, ताकि हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर सकें। प्रॉब्लम्स क्या क्या, जो कि अपन ये मान के सकें कि स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपेयर करना है, या कलर कंपेयर करना है, या कलर को एक्सप्लेन करना है। तो जो भी चीजें एक्सप्लेन हम किससे नहीं कर पाए VBT थ्योरी से, वो सब हम यहाँ पर अब जाके एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला जो फोरमोस्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दैट टॉपिक ओनली, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। आइए स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो सिनर्जिक बॉन्डिंग, चलिए मैं सिखाता हूँ लिखकर, आप जरा बोर्ड पर समझने की कोशिश करना क्या हम कहना चाह रहे हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करना। आइए मेरा बेटू देखना ध्यान से, हमारा अगला जो टारगेट है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, वो क्या है। इसको 4 तरीके से या 5 तरीके से निकाला जा सकता है, देखते हैं कैसे। पहला तरीका हमारे पास बड़ा सिंपल सा है, वो क्या, हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर करके एक टॉपिक होता है, हम उस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से भी स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपेयर करते हैं। जैसे कि ऑक्टेट रूल होता था लुईस का, वैसे सिडविक का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल होता है। इसको हमको सीखना है, हम सीखेंगे। ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है, बट ये मतलब मेनली एप्लीकेबल किसके लिए है, मेनली एप्लीकेबल टू कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, ये उसके लिए वैलिड है। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा पार्ट तो रहा नहीं। दूसरा तरीका जो हमने पढ़ा दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू भी हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बड़ा लिमिटेड जवाब देती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि दो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो वो चुप। अगर मैंने बोला दो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो अगेन वो चुप, बिकॉज उसके बाद उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। तीसरी चीज जो हमारे पास आती है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हाँ, ये काफी लायक थ्योरी। ये कहती है कि आप कंपेयर कर लो CFSE बाय कंपैरिजन ऑफ CFSE, बाय कंपैरिजन ऑफ CFSE। जैसे कि फ्री रेडिकल, कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी से हम प्रोडक्ट की यील्ड बता देते थे, या प्रोडक्ट की बनने की रेट बता सकते थे। तो वही चीज ये करती है, जब CFSE ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बता सकती है, तो उससे हम कॉम्प्लेक्स की भी स्टेबिलिटी बता सकते हैं कि अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है तो उससे बनने वाला कॉम्प्लेक्स भी कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट जो कि हमें यहाँ पे करना है। फोर्थ पार्ट होता है चिलेशन। चिलेशन का मतलब रिंग फॉर्मेशन। अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो दे आर रिलेटिवली मोर स्टेबल एंड दैट कैन बी एक्सप्लेन मतलब वेरी इजीली। लेकिन हम लोग अभी CFT पढ़ेंगे तो इनको साथ ही पढ़ लेंगे, अभी एक साथ दोनों को पढ़ते हैं। चिलेशन मतलब रिंग फॉर्मेशन।
5 और 6 मेंबर्ड रिंग, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, अगर 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनती है तो दैट इज रिलेटिवली मोर स्टेबल, और वो बनेगी तो बढ़िया काम हो जाएगा। आगे आते हैं पांचवा नंबर। ये पांचवा नंबर क्या है? दिस इज दैट इज फॉर्मेशन कांस्टेंट, फॉर्मेशन रेट कांस्टेंट। सर ये क्या चीज है? आपको पता है लेकिन आप लोगों को ध्यान नहीं रहा। दैट इज KF। किसी भी रिएक्शन को, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा M पर N पॉजिटिव है, L लिगेंड अटैक कर रहा है, और हमने यहाँ पर बनाया है कोई कॉम्प्लेक्स, हमने यहाँ बनाया है MLX प्लस माइनस N, हमने कोई कॉम्प्लेक्स बनाया है। इसमें से इसको कह देते हैं K फॉरवर्ड जो आगे जा रहा है, और जो पीछे जा रहा है उसको कह देते हैं K बैकवर्ड। क्या आप लोगों को अच्छे से आपकी फिजिकल में सिखाया गया है? दैट इज K कैपिटल F, दैट इज K फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज इक्वल्स टू K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। क्या ये याद है आप लोगों को? केमिकल इक्विलिब्रियम, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। ये बात सभी को याद है या नहीं? हाँ सर। सभी बच्चों को याद है। तो जितना फॉरवर्ड की वैल्यू ज्यादा होगी उतना कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इस पर भी हमारे पास में बड़े अच्छे से टूल्स हैं। कैसे कि यहाँ पर हम लोग इसी चीज को यहीं पे छोटा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि K फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन 1, दैट मींस K फॉरवर्ड नहीं, K फॉर्मेशन, दैट मींस K फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन K बैकवर्ड। जब ऐसा होगा, यार छोटी जगह पे फंस गए अपन, यहाँ ना करके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमने क्या कहा? K फॉर्मेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और वी कैन से K फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन K बैकवर्ड। इसका मतलब ये है, ये एक तरह का परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर K फॉरवर्ड की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब K फॉरवर्ड कम है किससे? K बैकवर्ड से, K बैकवर्ड से। दैट मीन्स ये एक तरह का डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट। लेकिन तीसरी चीज अगर मेरे पास आती है, K फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब K फॉरवर्ड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू K बैकवर्ड। ये एक तरह का इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मैं फिर से ऊपर इसका एक इक्वेशन लिख देता हूं, यू गेट माय पॉइंट। मैंने क्या कहा कि मेरे पास कोई M पर N पॉजिटिव है, उसकी रिएक्शन मैंने लिगेंड के साथ कराई, सो दैट कि मैंने कोई कॉम्प्लेक्स बनाया MLX प्लस माइनस N। दिस इज नोन एज K फॉरवर्ड और दिस इज नोन एज K बैकवर्ड। अब सोचिए कि जितना फॉरवर्ड ज्यादा होगा यानी कि कॉम्प्लेक्स ज्यादा मिलेगा, तो क्या ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया? ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया या नहीं हो गया? ऑन द अदर हैंड, अगर रिएक्शन मेनली बैकवर्ड चली गई, अगर रिएक्शन मेनली बैकवर्ड चली गई तो आयंस मिलेंगे, और अगर हमें आयंस मिलेंगे, ये तो कौन है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स है। ये तो कौन है? कॉम्प्लेक्स है। अगर सिर्फ हमें आयंस मिले, ओनली आयंस मिलेंगे, तो वो डबल सॉल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें आयंस और कॉम्प्लेक्स दोनों मिलता है तो क्या याद है वो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। हाँ याद है ये वाली बात? अपन ने डे 1 पे इस लेक्चर को पढ़ा है कि अगर क्या था कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन और डबल सॉल्ट की डेफिनेशन क्या थी कि double salts are the addition of molecular compound which are formed by the combination of one or two or more simple salts. Their aqueous solution, उनका जो aqueous solution था, shows the presence of all its constituent ions। ठीक है, जबकि कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन थी, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर आल्सो द addition of molecular compound which are formed by the combination of two or more simple salts. Their aqueous solution do not show the presence of its constituent ions, rather they show the presence of newly formed complex ion। ये डेफिनेशंस याद है? अब उसमें परफेक्ट और इम्परफेक्ट था। परफेक्ट का इसमें कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा, आयंस नहीं मिलेंगे। इम्परफेक्ट का इसमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा, तभी तो वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आयंस भी मिलेंगे क्योंकि वो टूट रहे हैं, तो वो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट था। ये डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं।
अब आपकी शीट में आपको कहीं पर भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, किस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो आपको के फॉर्मेशन की वैल्यू दे देगा। अगर के फॉर्मेशन की वैल्यू आप देख लो 1 से काफी बड़ी है तो आंसर कर दो वो परफेक्ट है, अगर वो 1 से छोटी है तो बोल दो डबल सॉल्ट है, और अगर वो 1 के आसपास है लेकिन 1 से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए तो वो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई क्या? अब इसमें से जो हमारे काम की चीजें जो हमने नहीं पढ़ी, वो एक हमने ईएन पढ़ना है जो हमने नहीं पढ़ा, हमें सीएफटी से रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस को कंपेयर करना है और हमें चिलेशन से कंपेयर करना है। तो हमारा जो प्राइम टारगेट है पहले इन दोनों कंपेयर करके इस वाले पार्ट को खत्म कंप्लीट कर देना, ठीक है ना। देखते हैं जरा ध्यान से इसको कैसे कंपेयर करते हैं, वो मैं बोर्ड पे आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज आती है वो आता है, चलो इसको स्टाइल से सिखाता हूँ। अगर हमारे पास है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। तो देयर आर टू थिंग्स, पहला कैलकुलेशन और दूसरा दैट इज कंपैरिजन। आपके एग्जाम में आ जाए कैलकुलेट द CFSE वैल्यू, तभी आपको ये कैलकुलेशन वाला फंडा उठाना है, अदरवाइज कैलकुलेशन वाला फंडा कभी भी एग्जाम में उठाना ही नहीं है। इफ आस्क्ड, अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तभी कैलकुलेशन करनी है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल कौन है और आप कैलकुलेशन करने बैठ गए, CFSE की वैल्यू निकालने बैठ गए, तो इट्स योर फॉल्ट, कभी भी ये काम नहीं करना। क्या चीज है एक्चुअली ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चीज बड़ी सिंपल सी है, क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ द जो कॉम्प्लेक्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, या प्रोपोर्शनल वैल्यू लिख सकता हूं कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। सर ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है? वो ट्रांजिशन स्टेट वही है जो कि जिसको आप स्प्लिटेड स्टेट कह रहे थे ना, ट्रांजिशन स्टेट मतलब स्प्लिटेड स्टेट, is directly proportional to negative value of CFSE। अब CFSE की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव, यानी कि हमें तो मैग्नीट्यूड देखना है, CFSE की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी नेगेटिव होगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यानी नेगेटिव होगी तो नीचे की तरफ रहेगी, उतनी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लोअर डाउन है, जितनी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम है उतनी वो स्टेबल हो गई, और जितनी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो गई उतनी स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स बढ़ गया। तो CFSE हमारा मेन टारगेट हो गया, CFSE। अब दो बातें, अगर कैलकुलेशन की बात पूछी जा रही है तो ही करना, अदरवाइज कैलकुलेशन बिल्कुल मत करना। और कैलकुलेशन भी सिर्फ दो ही कर सकते हैं अपन, कौन कौन सी? हम एक कैलकुलेशन कर सकते हैं CFSE ऑक्टाहेड्रल। चलिए कौन मुझे फॉर्मूला बता रहा है CFSE ऑक्टाहेड्रल का? कौन बता रहा है आप में से CFSE ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मूला? इमेजिन करना है और आंसर बताना है। मैं नाम ले रहा हूं, मुझे आंसर दीजिएगा। मैं नाम, चुप रहे, रुक जाएगा। मुझे जवाब देगी वंशिका। वंशिका जवाब दे दे बेटा मुझे जल्दी से, CFSE ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मूला बता दे जल्दी से। पहले याद कर ऑक्टाहेड्रल में नीचे कितने आते हैं ऊपर कितने आते हैं, जल्दी से याद करके बता। -2/5 TEJ प्लस -2/5 डेल्टा O इंटू T2G या NT2G, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। T2G कौन से होते हैं? 3, वो नीचे आते हैं, तो पहले नीचे वालों की बात कर ली, तो -2/5, बहुत ही शानदार। आगे बोले, इसको आप चाहें ना तो -2/5 की जगह -0.4 करके चलें, तो आपके लिए जब कैलकुलेशन करते हैं तो इजी जाती है। -0.4 इंटू डेल्टा O इंटू NT2G, दैट्स इट। आगे बोलो, प्लस 3/5 3/5 को 0.6 लिख देता हूँ, 0.6 इंटू डेल्टा O इंटू NEG, ये ऊपर वाले निपट गए, प्लस NP N नंबर इंटू, वेरी गुड, कोई बात नहीं बेटू। अगला है CFSE टेट्राहेड्रल। CFSE टेट्राहेड्रल का फॉर्मूला यशस्वी बताएगी, जल्दी से बता दे बेटा। टेट्राहेड्रल में ऊपर कितने जाते हैं? ऊपर जाते हैं 3, नीचे आते हैं 2, तो पहले नीचे वालों की कैलकुलेशन लिखनी, नीचे आएंगे 2, तो हम उसके लिए ऊपर जितने गए उनको नंबर नीचे देते हैं। बोलो क्या करो? -3/5 -3/5 को मैंने लिख दिया -0.6, डेल्टा क्या लिखूं? NE डेल्टा T इंटू NE। E क्यों लिखेंगे? क्योंकि नीचे वालों को E कहा है हमने,
दो है ना नीचे, उनको ई कहा है, प्लस आगे क्या लिखें, प्लस 0.4 इंटू डेल्टा टी इंटू एन T2, T2 जी की जगह T2 आएगा, T2 प्लस एन इंटू पी। क्या ये दोनों फॉर्मूले आपको परफेक्टली क्लियर है? लेकिन इनसे क्वेश्चन सिर्फ तभी करना है जब पूछा जा रहा है, अदरवाइज इनसे इनको करना आपकी गलती होगी, ध्यान रखना। अब आता है कंपैरिजन। अगर आपसे स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स पूछा जाए, अगर आपसे स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स पूछा जाए, सिर्फ स्टेबिलिटी कंपेयर करके बता दो कौन सा स्टेबल है कौन सा रिलेटिवली लेस स्टेबल है, तो सिर्फ कंपैरिजन कर दो। कंपैरिजन के लिए एक बात बताओ, मतलब बहुत कॉमन सेंस की बात है, वो क्या बात है कि आपको मैंने फॉर्मूले ऊपर अभी भी आपको ताजा ताजा ऊपर फॉर्मूले लिखवाए नहीं, उन फॉर्मूले को देखो, जब भी आप वैल्यू पुट करोगे तो आप कुछ वैल्यू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पुट करोगे, ये पुट करोगे, व्हाटएवर वैल्यू पुट करोगे, जब ऊपर वालों में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करोगे, लेकिन एक टर्म है यहाँ डेल्टा ओ की टर्म, यहाँ पर डेल्टा टी की टर्म है, तो क्या इस डेल्टा ओ और डेल्टा टी की टर्म मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है? क्योंकि अगर गैप ज्यादा है या गैप कम है, अगर गैप ज्यादा है तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन नीचे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे फिर ऊपर वालों में भरे जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो गैप है, इस पूरे फॉर्मूले को गवर्न करने वाला कौन, मतलब कह सकते हैं जो फैक्टर है वो ये गैप है। अगर ये गैप है तो इस गैप से ही आंसर करना है। गैप से कैसे आंसर करनी है? कंपैरिजन के लिए जस्ट कंपेयर स्प्लिटिंग एनर्जी, जस्ट कंपेयर स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी को कंपेयर कर लो, दैट इज डेल्टा को कंपेयर कर लो। अगर हमने कंपेयर कर ली स्प्लिटिंग एनर्जी, वी कैन डू एवरी क्वेश्चन वेरी कंफर्टेबली। अब मुझे बताओ कि स्प्लिटिंग एनर्जी में पहला फैक्टर क्या लेते हो, गैप कब ज्यादा गैप कब कम। तो क्या मैं अगर यहाँ पे लिख दूं नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल TURE, नेचर ऑफ मेटल, दैट इज पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, दैट इज पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हो कि अगर हमने 3D से 4D से 5D सीरीज की तरफ गए तो क्या मेटल का Z इफेक्टिव बढ़ेगा? तो गैप बढ़ेगा। अगर गैप बढ़ेगा तो अगर अपन 3D से 4D से 5D सीरीज की तरफ गए तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी। स्प्लिटिंग एनर्जी गैप बढ़ गया बढ़ेगी। मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी, बात वही होगी ना, बढ़ गई, तो उससे क्या CFSE मोर नेगेटिव आने लग जाएगा। हाँ सर। और अगर एक बार CFSE मोर नेगेटिव आने लग गया तो क्या हम स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा बताएंगे, तो क्या स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो जाएगा? यस सर। तो आप तो सिंपली ये देख लो कि जिसका गैप ज्यादा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो गया और इजी हो गया। सेकंड नंबर, क्या सेकंड नंबर हमारे पास आ सकता है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। क्या मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, गैप बढ़ता जाएगा, गैप बढ़ता जाएगा तो CFSE मोर नेगेटिव होती जाएगी, CFSE मोर नेगेटिव होती जाएगी तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता जाएगा। तीसरी नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर हमारे पास आता है दैट इज नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड के अंदर हमारे पास आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। क्या आपको पता है कि देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड को वीक फील्ड से तो कंपेयर हम फिर भी कर सकते हैं, लेकिन दो स्ट्रॉन्ग फील्ड और दो वीक फील्ड को कंपेयर करने के लिए क्या हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लगेगी? क्या हमें क्या लगेगी? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही हम आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज हम आंसर नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारे को एक्चुअली कंपेयर करना है तो जैसे जैसे हम वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाएंगे तो फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, गैप बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा गैप बढ़ेगा, क्या बताइए, CFSE उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी, और CFSE इतनी ज्यादा नेगेटिव होगी, क्या हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा होगा? बोल मेरा बेटू, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सर इसमें से प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी किसी को भी नहीं देनी, कारण ये कि आपको एक बार में एक ही कॉम्प्लेक्स का एक ही चेंज मिलेगा, एक से ज्यादा चेंजेस नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत नॉर्मल लेवल पर कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं सोच के कर रहे हैं कि सर इसमें तो तगड़ा, अगर तगड़ा क्वेश्चन आ गया तो बिना CFSE वैल्यू निकाले ये जवाब ना मैं कर सकता हूं ना कोई साइंटिस्ट कर सकता है, वो भी वैल्यू निकाल के आपको जवाब करके दिखाएगा। ठीक है सर। तो ये बात सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए।
सर P की वैल्यू सेम होगी क्या कॉम्प्लेक्स में? P की वैल्यू नेग्लेक्ट करनी है, अगर वो दे रखी होगी तब तो लेनी है, और अगर नहीं दे रखी होगी, मैंने दे रखी होगी तब तो वैल्यू ले लेंगे, नहीं दे रखी होगी तो नेग्लेक्ट करनी है। दूसरी बात की P की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, लेकिन ऑलमोस्ट सेम हो सकती है। देखो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पेयर से जब इलेक्ट्रॉन से पेयर करेगा तो रिपल्शन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बीच में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है, तो पेयरिंग करने पर रिपल्शन होने वाली वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकती, इसको अपन फील तो कर सकते हैं अपनी फिजिक्स से कि न्यूक्लियस अलग तरह का है तो इलेक्ट्रॉन अलग तरीके से अंदर की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, क्योंकि एग्जैक्टली अपन ऐसा नहीं सोच सकते कि एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन है। इट फील्स लाइक कि एक एक्सिस पर दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब अगर उस एक्सिस की जैसे मान लो px है, px एक्सिस पर दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अब वो जो एक्सिस है px एक्सिस वो न्यूक्लियस के कितनी पास है और न्यूक्लियस से कितनी दूर है, उससे उसका साइज भी चेंज हो जाएगा। अगर उसका साइज चेंज हो जाएगा तो वही दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक डब्बे में रिपेल कर रहे हैं, छोटे साइज में ज्यादा रिपेल करेंगे, अगर वो बड़े साइज में हो गए तो रिपेल कम करेंगे। तो पेयरिंग एनर्जी की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा सेम नहीं होती है, प्रैक्टिकली फील किया जा सकता है, बट इट इज नॉट नो यूज फॉर अस, बिकॉज पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी जाएगी तो पुट कर रहे हैं, नहीं दी जाएगी तो पुट ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी कंपेयर तो कर ही नहीं सकते ना। बात यहाँ आ रही है, ये तो हमारे सर तो बस जब में भी नहीं है। कंपैरिजन का क्वेश्चन होगा तब P की वैल्यू क्वेश्चन कभी नहीं देगा हमें। फिर वही बात आ गई, जब कंपैरिजन करना है ना तब तो CFSE कैलकुलेट ही नहीं करनी है। तो क्वेश्चन में हमें देगा ही नहीं कोई पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी नहीं, कैलकुलेट करनी ही नहीं है, यही तो बोल रहा हूं बार बार। ठीक है सर। मैं आपको बोल रहा हूं कॉम्प्लेक्स ए स्टेबल है या कॉम्प्लेक्स बी स्टेबल है, तो CFSE का फॉर्मूला नहीं लगाना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैं ये कह रहा हूं आपको। ठीक है सर। कैलकुलेशन करना गलत है ना, बिकॉज आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर वो कर रहे हो तो दैट मस्ट बी एग्जैक्ट एंड यू डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यूज। ना डेल्टा टी की वैल्यू आपको पता है, ना आपको पी की वैल्यू आपको पता है, तो हाउ कुड यू एग्जैक्टली कंपेयर? क्योंकि आप बोल रहे हो कि कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 की वैल्यूज कंपेयर करते हैं, तो वैल्यूज के लिए आपको वहां पे सारे, केवल आप है ना यहाँ पर ये NT2G रख सकते हो, सिर्फ देखा जाए तो उसके अलावा कुछ नहीं रख सकते आप। ज्यादा n इंटू पी का n रख सकते हो, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं वो आप रख सकते हो, बट आपके पास एग्जैक्ट तो ना डेल्टा की वैल्यूज है और नहीं आपके पास पी की वैल्यूज है, तो आप तो फंस गए ना। फिर आप क्या कहोगे, सर इसमें से बड़ी वैल्यू तो सर डेल्टा की है ना, तो डेल्टा के हिसाब से आंसर कर लो। तो यही तो मैं पहले से कह रहा हूं कि कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। कैलकुलेशन तो करनी तब है जब पूछी जा रही है, अदरवाइज करना क्या है, सिर्फ कंपेयर करना है, तो डेल्टा कंपेयर करो और आंसर कर दो। ठीक है सर। ठीक है। नंबर फिफ्थ जो हमारे पास आता है वो आता है दैट इज ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये कैसा होता है मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया, अभी मैं पढ़ाऊंगा। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स से किस तरह से गैप बदलता है, यानी कि डेल्टा O, डेल्टा T, डेल्टा SP, इन सब में किसमें गैप ज्यादा किसमें गैप कम, मैंने अभी तक ये कोई डिस्कशन अभी तक नहीं करा। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ फैक्टर इज चिलेशन। चिलेशन से भी हम कंपेयर कर सकते हैं CFSE या फिर स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये सब चीजें। तो हमारे पास ये जितने भी पॉइंट्स हैं, दीज मस्ट बी, मतलब कह सकते हैं ना, दे आर द मस्ट पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स से हम दो कंपाउंड्स की या दो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको पढ़ाया सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपेयर करने के लिए हम EN से कंपेयर कर सकते हैं, VBT से, CFT से, चिलेशन से और रेट कांस्टेंट से। रेट कांस्टेंट एक प्रैक्टिकल वैल्यूज अगर वो आपको देगा तो ही कर सकते हो, ये आपके हाथ में तो है नहीं, पर दिस इज अ मेथड। ठीक है, अब हमारे लिए VBT तो बड़ी इजी थी, इनर ऑर्बिटल देखो, आउटर ऑर्बिटल देखो और हम आंसर कर सकते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी कि अगर हमारे पास CFT आती है तो हम कैसे करेंगे, तो वो मैंने बताया कि जब हमारे पास CFT थ्योरी आती है तो हमारे पास एक्चुअली CFSE है। CFSE हमें ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बता देगी। तो अगर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो कब ज्यादा होगी, जब ट्रांजिशन स्टेट लोअर डाउन हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। वो चीज कब हो पाएगी, जब जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ CFSE होगी। अब CFSE के लिए या तो एक फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, ये फॉर्मूला अप्लाई करना ही नहीं है अगर पूछा ना जाए, तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सम कंपैरिजंस। क्या यहाँ तक मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई या नहीं? यस सर। तो आइए कंपैरिजन वाले कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कर लेते हैं कंपेयर। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है,
अरे भाई क्यों खुल रहे हो इधर उधर के टॉपिक्स। तो हमारे पास में जो तरीका है इसको कंपेयर करने का, वो तरीका कुछ ये रहा। चौथा पेज में ये आ गया। देखिए मेरा बेटू, सब जने ध्यान से अब देखते जाना, वन बाय वन हम सारे चीजों को पढ़ना जा रहे हैं, ठीक है? जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं गैप को कौन डिफाइन करता है, गैप को किस तरह से चेक कर सकते हैं। जो हमने वो 5 फैक्टर लिखे हैं ना, उन 5 फैक्टरों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दैट इज चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम और आयन। क्या जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, क्या Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी? Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो नीचे खींच ज्यादा लगेगी तो गैप बढ़ जाएगा। तो +1 से +2 से +3 से +4 से +5, इन सभी का आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है तो गैप बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जरूर हम कैसा कह सकते हैं कि जब भी गैप ऑक्सीडेशन स्टेट +4 या उससे ज्यादा होगी तो गैप की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन इसके पहले दोनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि ये भी हो सकता है कि गैप की वैल्यू P से कम हो, और ये भी हो सकता है कि गैप की वैल्यू P से ज्यादा हो, क्योंकि दूसरे फैक्टर के हिसाब से आंसर कर लेंगे। इस फैक्टर के हिसाब से तो ओनली वन थिंग इज देयर, और वो चीज क्या है? दैट इज गैप की वैल्यू कम है या गैप की वैल्यू ज्यादा है। वो चीज +1 +2 +3 दोनों में पॉसिबल है, +4 एंड ऑनवर्ड्स में हमेशा गैप की वैल्यू ज्यादा है। दूसरा पोजीशन पीरियोडिक टेबल, ये हमने क्या सीखा था कि जब अपन 3D से 4D से 5D, नीचे टॉप टू बॉटम मैंने पहले बोल दिया अपने मुंह से, 3D से 4D से 5D से 6D सीरीज की तरफ जाएंगे तो Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो गैप बढ़ेगा। ये तो सर्टेन है कि जब 4D से 5D से 6D सीरीज की तरफ जाते हैं तो गैप की वैल्यू ज्यादा होती है P पेयरिंग एनर्जी से, जबकि 3D सीरीज में दोनों चीजें पॉसिबल हैं। हो सकता है कि गैप की वैल्यू कम हो पेयरिंग एनर्जी से, गैप की वैल्यू ज्यादा हो पेयरिंग एनर्जी से। ये कैसे? दूसरे फैक्टर के हिसाब से देखना होगा। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है रेयरली पूछा जाता है, फिर भी मैंने पढ़ा रखा है क्या कि जब अपन क्रोमियम से Mn से आयरन से कोबाल्ट से निकल की तरफ जाते हैं, जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या Z इफेक्टिव बढ़ता है? लिटिल लिटिल बढ़ता है पर Z इफेक्टिव बढ़ता है, और अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो गैप बढ़ेगा। यानी कि क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाए, Mn कॉम्प्लेक्स बनाए, आयरन कॉम्प्लेक्स बनाए, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स बनाए, निकल कॉम्प्लेक्स बनाए, इफ एवरीथिंग एल्स इज सेम देन वी कैन से कि निकल कॉम्प्लेक्सेस आर रिलेटिवली मोर स्टेबल, क्योंकि उसमें गैप ज्यादा होता है। गैप ज्यादा होता है तो Z इफेक्टिव के हिसाब से आंसर कर लेते हैं। बट फिर भी एक बात बोलूं कि दिस इज वेरी रेयर क्वेश्चन पूछने में। कारण ये होता है कि कोबाल्ट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और निकल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हम भरेंगे वो बराबर नहीं होते हैं। तो जब T2g और Eg ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करते हैं तो CFSE की वैल्यू को क्वेश्चन करना गलत हो जाता है, जबकि बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जैक्टली सेम लेते हुए चलते हैं। अपन जो वैल्यूज लेते हुए चल रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम लेते हुए चल रहे हैं, इसलिए हम ये आंसर कर पाते हैं। कौन सा वाला? CFSE कंपैरिजन वाला कि गैप देखो आंसर करो। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे Fe+3 को आप कोबाल्ट +2 से कंपेयर कर लो तो वहां पर फिर उल्टा हो जाएगा कि Z इफेक्टिव Fe+3 का ज्यादा हो जाएगा, जबकि कोबाल्ट +2 और Fe+3 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, D6 Fe का +2 और कोबाल्ट का कौन सा? Fe के +2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? D6 कॉन्फ़िगरेशन, और कोबाल्ट का +3, तो कोबाल्ट का +3 में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, Fe के +2 में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी कंडीशन में कोबाल्ट का Z इफेक्टिव भी ज्यादा, अरे वाह, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम आंसर कर सकते हैं कि कोबाल्ट का +3 कॉम्प्लेक्स इज रिलेटिवली मोर स्टेबल देन आयरन का +2 कॉम्प्लेक्स। ये हम फिर भी कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग डील कर सकते हैं। तो लेकिन अगर अदर वे राउंड स्टोरी होती तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती कि आयरन का +3 कोबाल्ट का +2 से कंपेयर करो तो हम बिना वैल्यू के आंसर नहीं कर सकते। बट एक जनरल परसेप्शन ये कहता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो Z इफेक्टिव बढ़ता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है तो गैप की वैल्यू बढ़ जाती है। गैप की वैल्यू बढ़ेगी तो CFSE मोर नेगेटिव आएगा, CFSE मोर नेगेटिव आएगा तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएगा। अगला है नेचर ऑफ सराउंडिंग लिगेंड। क्या ये हमने डिस्कस किया था कि नेचर ऑफ सराउंडिंग लिगेंड तो ऐसा कहता है कि जैसे जैसे हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाते हैं तो गैप की वैल्यू बढ़ जाती है। गैप की वैल्यू बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स बढ़ता जाएगा। डन। अगले चलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फिर से वही मैंने कॉपी पेस्ट कर रखी है। अगला है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री वाली चीज मैं अब आपके लिए नई बताने जा रहा हूं, इसलिए सभी बच्चों से उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को ध्यान से वो बोर्ड पे आप देखने वाले। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स को हम किस तरह से कंपेयर करने जा रहे हैं, सभी बच्चे प्लीज बोर्ड पर ध्यान से देखना।
देखेंगे सब जने बोर्ड पे, ध्यान से देखिएगा। अंगद, स्पेसिफिकली ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम अभी मुझसे एक सवाल पूछोगे, इसीलिए तुम्हें कह रहा हूं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पीक्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पीक्स, कि इनमें से पीक किसकी जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द गैप्स, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द गैप्स। इनके बीच में गैप कहां जाता है, हम उस गैप के बारे में बात कर रहे हैं। क्या गैप को ही स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं? और अगर अपन गैप को ही स्प्लिटिंग एनर्जी कह रहे हैं तो एवरीथिंग जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो गैप पे डिपेंडेंट है। तो आंसर याद रखना, हम गैप के बेसिस पे ही करने वाले हैं। हम किसके बेसिस पे करने वाले हैं? गैप के बेसिस पे ही करने वाले हैं। तो इसलिए पीक्स कंपेयर अंगद मत करना, मैं गैप कंपेयर करने की बात करता हूं। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। यहां पर इस चीज को कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक बड़ा मस्त सा एग्जांपल है। जस्ट लाइक योर फादर एंड मदर, इमेजिन करो कि दो भाई बहन हैं, उनके फादर हैं जो उन्हें काफी प्यार करते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि दीदी बोले यार कि पापा जो है ना वो मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, तुझे कम करते हैं। ऐसा अपने भाई को बोले, भाई भी कहेगा हाँ यार तुझे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम करते हैं। नॉर्मली पापा लड़कियों को ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। ये जनरल परसेप्शन है, इसलिए मैंने वही एग्जांपल ले लिया। ऑन द अदर हैंड बोले डांटता ज्यादा कौन है, तो कहानी तब भी वही रहती है कि पापा ज्यादा डांटते हैं। ठीक है भाई, तो पापा लड़का है उसको ज्यादा डांटेंगे और लड़की को कम डांटेंगे। तो इट्स जस्ट लाइक द पार्शियलिटी। ऐसा स्कूल्स में भी होता है, टीचर जो होती है वो प्यार करती है और डांटती भी है। तो कई बार टीचर को बोलते हैं मैडम आप हमें हमें कहते हो, हमारे को भी बोलते रहते हो, उनको तो कुछ बोलते नहीं हो, वो भी तो बदमाशी करते हैं। जस्ट लाइक दैट। इमेजिन करना यहाँ पर जो ये जो अब सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, इसके अंदर जो लिगेंड आ रहा है वो इन तीनों ऑर्बिटल के साथ में 45 डिग्री पर रिपल्शन कर रहा है, यानी कि इनको लपड़ दिया 45 डिग्री पर। जबकि जो ऊपर वाली जो ऑर्बिटल्स हैं इनको लपड़ पड़ा है 0 डिग्री पर हेड ऑन, तपाक। तो देखो दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एक को ओब्लिक पड़ रहा है 45 डिग्री पर, एक को 0 डिग्री पर हेड ऑन पड़ रहा है, यानी कि दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिफरेंस है, काफी ज्यादा डिफरेंस है। जबकि इसको कहते हैं गजब की पार्शियलिटी करना। जबकि दूसरे केस में जो टेट्राहेड्रल है उसमें नीचे वाली ऑर्बिटल के साथ जो रिपल्शन था वो 34 डिग्री पर था, 34 डिग्री दूर था उससे, ओब्लिक था। जबकि ऊपर वाली ऑर्बिटल के साथ में ऊपर वाली ऑर्बिटल के साथ 34 डिग्री पर था, नीचे वाली ऑर्बिटल से 54 डिग्री पर था। ऊपर वाली जो ऑर्बिटल जो हमने लिखी है dxy dyz dxz उसके एकदम करीब से झापड़ मारा 34.4 डिग्री के एंगल पे, जबकि नीचे वालों के साथ थोड़ा दूर होगा 54.4 डिग्री पे झापड़ मारा। पार्शियलिटी वहां पर भी थी, लेकिन पार्शियलिटी रिलेटिवली कम थी, डिफरेंसेस कम थे। आप इमेजिन कर सकते हो डिफरेंसेस कम थे। ऊपर वाली ऑर्बिटल और नीचे वाली ऑर्बिटल में जो डिफरेंसेस हैं वो रिलेटिवली कम है। मैं अगेन बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द गैप्स। मैं गैप्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो पहले वाले में कंपेयर करें तो ये था 0 डिग्री और ये था 45 डिग्री, ये था 34.4 डिग्री और ये है 54 पॉइंट, मतलब जो भी होता है 54.4 डिग्री 35.5 जो भी होता है, वैल्यू से मतलब नहीं। तो यहां देख सकते हैं 0 डिग्री और 45 डिग्री और 34.4 डिग्री और 54 डिग्री। तो क्या पार्शियलिटी यहां कम है या पार्शियलिटी ज्यादा है? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो गैप ऑक्टाहेड्रल्स में हमेशा ज्यादा होते हैं टेट्राहेड्रल से। पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बता दो ये बात समझ में आई या नहीं। हाँ अब अपन बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की। क्या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में 4 लिगेंड्स आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? क्या वो +x, -x, +y और -z एक्सिस से आ रहे हैं? मैं अपने इस फोटो को थोड़ा बड़ा करके आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, इधर साइड में आ जाता हूं। +x, -x, एक लिगेंड आ रहा है +x, -x, +y और -y से आ रहा है। तो बताइए dx² - y² एक अकेली ऐसी ऑर्बिटल है 5 ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा रिपल्शन करेगी। तो क्या dx² - y² के साथ सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, इसलिए वो अकेली सबसे ऊपर गई, स्प्लिट होगा। उतना रिपल्शन तो dxy dxz² और dyz dxz के साथ में भी नहीं होने वाला। सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके साथ होगा? dx² - y², क्योंकि जहां से आ रहे हैं वहां ही अकेली मौजूद है। तो सबसे ऊपर कौन गया? dx² - y²। सेकंड नंबर आता है dxy, dxy के यहाँ बीच में मौजूद है,
डी एक्स वाई का यहाँ बीच में मौजूद है। तो ये लिगेंड आ यहां से रहा है, लिगेंड तो कहां से आ रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से आ रहा है, जेड एक्सिस नहीं, एक्स और वाई एक्सिस से आ रहा है। ये जो बीच में है इसके साथ रिपल्शन करेगा 45 डिग्री ओब्लिक, 45 डिग्री ओब्लिक, तो यहां पर 45 डिग्री पे रिपल्शन करेगा। लेकिन डी जेड स्क्वायर का बाकी देखा जाए तो एक लोब तो ऐसे ऊपर नीचे बने हुआ है, लेकिन एक जो रिंग बनी हुई है वो एक्स वाई प्लेन में बनी हुई है। तो देखा जाए तो जैसे हर एक के 4 लोब्स होते हैं, तो डी जेड स्क्वायर के 2 लोब्स तो जेड एक्सिस पर हैं, तो उनके साथ तो रिपल्शन है ही नहीं। बाकी जो 2 लोब है जो कि रिंग की फॉर्म में एक्स वाई प्लेन में, केवल उनके साथ रिपल्शन है, इसलिए बेचारे उससे थोड़ा सा नीचे आ गए। ठीक है, नीचे आ गए। लेकिन डी एक्स जेड और डी वाई जेड वो कहां मौजूद है, क्या वो तो कुछ इस तरह से मौजूद है कि ये मान लेते हैं ये जो z एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इन दोनों के बीच में कहीं वो मौजूद है, इन दोनों के बीच में कहीं मौजूद है। अब यहां से आने वाला लिगेंड, यहां से आने वाला लिगेंड उसका थोड़ा सा रिपल्शन करेगा, क्योंकि देखो ये लिगेंड इसको तो रिपेल करेगा नहीं। मैं ऑर्बिटल बना देता हूं, ये रही ऑर्बिटल, ये रही ऑर्बिटल। अब ये जो ऑर्बिटल है, ये वाली ऑर्बिटल इस लिगेंड से तो रिपेल होगी, लेकिन इससे रिपेल नहीं होगी, इससे तो काफी दूर चलेगी वो, तो केवल इससे रिपेल होगी, वो भी एक साइड से 45 डिग्री, क्योंकि ऊपर से तो कोई लिगेंड आ नहीं रहा है, एक साइड से आ रहा है, वो भी 45 डिग्री फ्रॉम वन साइड, तो केवल इससे रिपल्शन होगा, जरा सा रिपल्शन। तो इसलिए इसके साथ रिपल्शन मिनिमम से भी मिनिमम हो गया। मिनिमिस्ट तो कोई वर्ड होता नहीं है, पर मैं देना चाह रहा था। तो ये हो गया बहुत से कम, तो ये वाली जो चीज होगी इसकी एनर्जी कम होगी। अब फिर से मैं बोल रहा हूं, आई एम नॉट कंपेयरिंग द पीक्स, आई एम नॉट कंपेयरिंग द बॉटम्स, आई एम कंपेयरिंग द डिफरेंस बिटवीन पीक्स एंड द बॉटम्स। तो हम यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन जो कर रहे हैं वो किस किस के बीच में कर रहे हैं, इनके बीच के गैप का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या स्क्वायर प्लेनर का जो गैप है दैट मस्ट बी द ह्यूज गैप, देन ऑक्टाहेड्रल, देन टेट्राहेड्रल, देन ऑक्टाहेड्रल, देन टेट्राहेड्रल। सबसे बड़ा गैप किसका होगा, स्क्वायर प्लेनर का, फिर किसका होगा, ऑक्टाहेड्रल का, सबसे कम किसका होगा, टेट्राहेड्रल का। जल्दी से मुझे बता दो कि ये गैप का ऑर्डर समझ में आ गया क्या? हाँ सर। दूसरी चीज की क्या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग समझ में आ गई क्या? ये दोनों तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या ये दोनों, ये जो स्प्लिटिंग हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की करी, क्या ये समझ में आ गई या नहीं आ गई? हाँ सर। आ गई, पक्के से आ गई ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर। अगर ये बात समझ में आ गई है तो क्या हम लोग इसके बेसिस पे ऐसा कह सकते हैं क्या कि गैप ऑफ स्क्वायर प्लेनर इज मोस्ट देन ऑक्टाहेड्रल देन टेट्राहेड्रल? हाँ सर। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर गैप की वैल्यू अलग है, लेकिन लोगों ने, साइंटिस्ट ने बाकायदा इनकी वैल्यू के बीच में रिलेशन भी निकाल दिया कि ये गैप सबसे बड़ा है, फिर ये गैप थोड़ा छोटा है, फिर ये गैप और छोटा है, तो इनके बीच में रिलेशन निकाल डाला। कैसे निकाल दिया देखो, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज ऑलमोस्ट 1.33 टाइम्स एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर 100 है तो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो 133 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 133, उसका 1.33 टाइम्स हो जाएगा गैप की वैल्यू कंपेयर करें। ठीक है, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मेटल एटम सेम हो, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, लिगेंड भी सेम हो, सिर्फ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर हो, दैट इज एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, एक स्क्वायर प्लेनर है, एक ऑक्टाहेड्रल है, तब जाकर ये वैल्यू का जो फॉर्मूला है ये वैलिड होगा, दैट इज 1.33 टाइम्स। बड़ा तो हमेशा होगा, लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड तभी होगा जब ये कंडीशंस फॉलो होगी। डन। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बीच में कंपैरिजन भी उन्होंने करा। ये माइनस साइन सिर्फ अपोजिटनेस को बताता है। क्या बताओ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये ऑर्बिटल नीचे आ गई और ये ऑर्बिटल ऊपर चले गई, तो क्योंकि ऑर्बिटल स्वैप हो गई इसलिए माइनस साइन लगाते हैं, -4/9, 4/9 वैल्यू टाइम्स। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में से बड़ा कौन है, ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल इज, माइनस साइन को भूल जाओ, 4/9 टाइम्स ऑफ टेट्राहेड्रल। लेकिन ये भी कभी वैलिड है जब ये कंडीशंस है। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा, या मैं आपसे अभी पूछता हूं कि क्या इस वैल्यू को इसमें पुट करके क्या आप टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो या नहीं? क्या आप स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो? उसकी वैल्यू उसमें पुट करोगे तो क्या, माइनस साइन को हटा दो मान लो, तो क्या टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो क्या?
सभी बच्चे जवाब दें जल्दी से। सर शायद नहीं। क्यों नहीं बेटू, बताना जरा। सर ये मैथमेटिक्स से लग नहीं रहा कि फिक्स्ड कोई वैल्यूज हैं जो परमानेंट हैं, जो होंगी कंफर्म, उस हिसाब से निकाल दें हम। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा और इसको अपन इलेबोरेट करें, थोड़ा सा और सोच के करें तो वी विल गेट दिस। थोड़ा सा और सोच के करें इसको। सोचो। मैं बताऊं, आप एक टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के बीच में रिलेशन निकाल ही कैसे सकते हो? तो गलत है ना लॉजिकली। सेम मेटल, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम लिगेंड होगा तो या तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा या वो स्क्वायर प्लेनर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो ये बनेगा या वो बनेगा। दोनों कैसे बनेंगे? दोनों के बीच में रिलेशन, इसका मतलब दोनों नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम बोलेंगे इसमें गैप ज्यादा या इसमें गैप ज्यादा, दोनों का मेटल सेम, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, दोनों का लिगेंड सेम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर एक स्क्वायर प्लेनर और एक टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा? फिर तो या तो दोनों स्क्वायर प्लेनर ही बोलोगे ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स, जैसे मैं निकल और क्लोरीन के बीच में कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, तो मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूं कि निकल और क्लोरीन के बीच में टेट्राहेड्रल भी बना सकता हूं, निकल और क्लोरीन के बीच में स्क्वायर प्लेनर भी बना सकता हूं और उनके बीच में रिलेशन निकालूं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं यूं कह रहा हूं कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स अगर लिख रहा हूं तो कॉम्प्लेक्स हमेशा हमेशा क्या होगा मेरा बेटू? बताइए जरा, सोच के तो बताइए कि कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या रहेगा? या तो स्क्वायर प्लेनर रहेगा कोई कॉम्प्लेक्स, या पर्टिकुलर वो कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल रहेगा। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? अभी भी समझ में नहीं आया या आ गया? सोचो तो सही एक बार, नहीं आया हो तो बताओ। आ गया। सभी को क्लियर हो गया? यस सर। यस। 100% राइट। कोई डाउट? नो। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया। अब यहां मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला है निकिल क्लोरीन 6। तो पहले में टेट्राहेड्रल, दूसरे में ऑक्टाहेड्रल। क्या बताइए, इससे गैप ज्यादा है? हाँ गैप कम है। क्या ये ऑर्डर वैलिड है? हाँ ये वैल्यू भी वैलिड है। अगला क्वेश्चन, ये भी साइनाइड ये भी साइनाइड, ये स्क्वायर प्लेनर है ये ऑक्टाहेड्रल है। क्या स्क्वायर प्लेनर गैप ज्यादा होता है ऑक्टाहेड्रल से? हाँ सही है। क्या ये फॉर्मूला वैलिड है? हाँ ये वैलिड है। अगला क्वेश्चन, ये स्क्वायर प्लेनर और ये है ऑक्टाहेड्रल, क्या ये जो रिलेशन है वैलिड है? हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये फॉर्मूला वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर लिगेंड बदल गए। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? सर टेट्राहेड्रल में नेगेटिव साइन क्यों आता है? नहीं, टेट्राहेड्रल में नेगेटिव साइन नहीं आता है। मैंने कब का टेट्राहेड्रल में नेगेटिव साइन आया? आपने बात ही गलत पकड़ी है। देखो जरा, फॉर्मूले में। नहीं तो ध्यान से देखो किस किस के बीच में रिलेशन। टेट्राहेड्रल में नेगेटिव साइन आता है ये मत बोलो, ऐसे बोलो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल किस रिलेशन में नेगेटिव साइन क्यों आता है? हाँ सर। अब इनके दोनों रिलेशन को देखो ना, अपोजिट रिलेशंस होते हैं। आप इधर देखो, एक की ऑर्बिटल स्वैप हो गई खट से, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर नीचे आ गया, उसमें ऊपर चला गया। ये साइन माइनस साइन उसी एनर्जी की स्वैपिंग को बता। ठीक है सर। अरे भाई, ये एक आदमी, ए आदमी लंबा है, बी आदमी छोटा है, वो उससे कितना लंबा है? तो हम क्या बोलेंगे? लंबा। अरे भाई, हाँ भाई, वो 5 फीट का है, वो 2 फीट का है, तो 3 फुट लंबा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो डिस्टेंस है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक आदमी तो सीधा खड़ा है, दूसरा आदमी उल्टा खड़ा है। अब ऐसे कंडीशन में डिफरेंस तो अभी भी 3 का ही होगा। वो 5 फीट का है, वो 2 फीट का, तो डिफरेंस तो अभी भी 3 फीट का ही होगा। लेकिन हमें क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करनी है तो हम उसमें माइनस लगा देंगे। उल्टा खड़ा है इसलिए माइनस लगा देंगे। तो माइनस साइन जस्ट डिनोट्स द अपोजिटनेस ऑफ द ऑर्बिटल्स। अदरवाइज इट इज जस्ट द डिफरेंस कि ये इतना बड़ा है और ये इसके सामने कितना बड़ा है। ये पॉइंट है, उससे कितना रिलेटिवली बड़ा है ये हमें देखना। क्या ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गए मेरे बेटे?
तो ये मैंने अभी आपको समझाया कि स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस जो है En से निकाल सकते हैं, दैट होल्ड्स गुड फॉर द मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। VBT इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, CFT में स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, कंपैरिजन ऑफ CFSE वैल्यू, चिलेशन, रिंग फॉर्मेशन और KF फॉर्मेशन। क्या ये हमने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के हिसाब से यहाँ पर आंसर कर दिया? आई थिंक ये भी क्लियर है। यहाँ पर मैंने आपको एक सीरीज जो मैंने ओरली बताई थी, यहाँ मैंने लिख के पढ़ा रखी है, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। पहले सेंट्रल मेटल एटम और आयन आराम से धूप में बैठा है, मस्त गोवा के बीच पे मस्त बैठा है। अचानक पता लगा हमला हुआ, लिगेंड्स आ गए। तो लिगेंड्स आने से ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए, ट्रांजिशन स्टेट आ गई, फिर हम उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। फिर जो ऊपर वाले ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें हाइब्रिडाइजेशन हम कर दिखाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाती हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल को कोई लोन पेयर देता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अरे हाँ या ना, बोलो तो सही, मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जब अपन VBT पढ़ते थे तो VBT केवल सेंट्रल मेटल एटम और कॉम्प्लेक्स को डायरेक्टली देखता था, ये सोच के कि हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू क्या है। तो VBT सिर्फ और सिर्फ किस पर बेस्ड था? हाइब्रिडाइजेशन पर। लेकिन अगर मैंने कहा एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, उसमें से स्टेबल कौन है, तो वो तो हम VBT के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक टूल है। लेकिन अगर दोनों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तब कैसे चेक करेंगे? तो उसको चेक करने के लिए वी हैव टू कंपेयर द ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट किससे कंपेयर की जाती है? CFT से। तो इसीलिए मैंने ट्रांजिशन स्टेट के नीचे तो लिखा है CFT, और यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को देखने के लिए लिखा है VBT। मेरी बात समझ में आ गई? ये मैंने आपको अभी भी टेबल पढ़ाई थी कि अगर कैलकुलेशन पूछी जाए तो करनी है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के फॉर्मूले आपके सामने है। कंपैरिजन पूछी जाए तो डस्ट कंपेयर कर लो, डेल्टा गैप कंपेयर कर लो, 3D 4D 5D कंपेयर कर लो, ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर कर लो, नेचर ऑफ लिगेंड कंपेयर कर लो, ज्योमेट्री कंपेयर कर लो और चिलेशन कंपेयर कर लो। हाँ या ना? डन? बोलो मेरा बेटा। अब यहां पर आ रहे हैं एग्जांपल्स आप लोगों के सामने। ये एग्जांपल्स को आप बड़े गौर से देखने हैं और आंसर सॉल्व करने हैं। आइए हम एक एक करके सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। देखिए, देयर आर 3 एग्जांपल्स है यहां पर। मतलब पहला एग्जांपल है टाइप ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अब आप देख सकते हैं पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो कोबाल्ट का है, उसके नीचे वाला रोडियम का है और उससे नीचे वाला इरिडियम का है। क्या ऐसा कह सकते हैं क्या कोबाल्ट से रोडियम से इरिडियम की तरफ जा रहे हैं? तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है? क्या गैप की वैल्यू बढ़ती जा रही है? ये गैप की वैल्यू बढ़ गई, गैप की वैल्यू बढ़ गई तो CFSE मोर नेगेटिव हो गई, और CFSE आ गया, और CFSE अगर मोर नेगेटिव हो गई तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स बढ़ गया। क्या बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स सभी बच्चों को पकड़ में आ गया या नहीं आ गया? हाँ सर। एक एक बच्चा बोलो, सभी बच्चे। यस सर। विश्वास? यस सर। बेटा तेरी आवाज तो बिल्कुल भी नहीं आती यार, ऐसा कैसे? सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमें कंपेयर करना है NiCl4 2- और दूसरा हमारे पास है दैट इज पैलेडियम और प्लैटिनम कंपेयर करना है। अब ये जो कंपेयर करना है इसको कैसे कंपेयर करेंगे? द क्वेश्चन इज दिस, बताओ कैसे कंपेयर करेंगे? अगेन निकिल से पैलेडियम से प्लैटिनम की तरफ जा रहे हैं, तो गैप की वैल्यू बढ़ेगी, 3D से 4D से 5D की तरफ जा रहा है। बाकी सब कुछ सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लिगेंड सेम है, नंबर ऑफ कह सकते हैं सराउंडिंग लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। लेकिन सोचिए मजेदार चीज क्या, पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है, बाकी दोनों वाले स्क्वायर प्लेनर है। तो वैसे भी 3D से 4D से 5D को भी देख सकते हैं, तो स्क्वायर प्लेनर को भी देख सकते हैं। ऐसे केस में स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएगा। तो क्या दोनों पहले के क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए या नहीं आ गए? ए पार्ट के 2 क्वेश्चन इस समय आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, क्या दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए या नहीं आ गए? हाँ सर। कोई सवाल आप लोगों यस को? सर। जो ऑनलाइन यूट्यूब पे उनको भी कोई सवाल हो तो पूछ लो भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नंबर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। क्या सीखा था इसमें हमने? जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इंक्रीज होगा वैसे स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा।
तो क्या पहले में अगर अपन यहाँ ध्यान से देखें तो ये Fe+2 है और ये Fe+3 है, तो क्या +3 वाला कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल हो गया +2 से? सिंपल सी बात। वैसे ये कोबाल्ट +2 है, ये कोबाल्ट +3 है, तो +3 वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हो गया +2 से। रीजन व्हाट कि गैप की वैल्यू बढ़ गई। तीसरी चीज अगर अपन आयरन की बात करेंगे, एक और एग्जांपल हमने दिया है, इस एग्जांपल को स्पेसिफिकली मैंने दिया ताकि मैं एक्सेप्शंस याद करा सकूं। याद करो एक्सेप्शंस क्या था, क्या आयरन का अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स था उसमें Fe+2 के साथ क्या वो वीक फील्ड की तरह काम करने लग गया था? याद करो, हाँ सर। एक्सेप्शन पढ़ा था आप लोगों ने? क्लियर हो गई मेरी बात? हाँ सर। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप सभी बच्चों को Yes. क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो हमारे पास अगला जो आया है वो आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट, बी पार्ट। ये बी पार्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मामला है क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया या नहीं आ गया? बी पार्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ेगी स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स बढ़ेगी। क्या सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया? थर्ड पार्ट पे चलते हैं, दैट इज नेचर ऑफ लिगेंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें पहला क्वेश्चन मैंने धमाकेदार क्वेश्चन दिया, सब कुछ पूछ डाला। उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास साइनाइड कॉम्प्लेक्स में आ रहा है फॉर्मूला, सेकंड हमारे पास आ रहा है NO2, फिर आ रहा है अमोनिया, फिर आ रहा है H2O, फिर आ रहा है फ्लोरीन। अगर आप अपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखो, इतना बुरा था कालू शामू नाई फूले हाथ उसके जैसे, पानी भरा हो जैसे। उसके बाद नवीन चंद्र सक्सेना इन दिनों अमन पाने के लिए नौसेना के इतने चक्कर काट रहे हैं, इतने नौसेना के चक्कर काट रहे हैं। वो जो मैंने ट्रिक बताई उसके बेसिस पे अगर आप देखें तो क्या इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या लिगेंड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, तो गैप की वैल्यू कम होती जाएगी, गैप की वैल्यू कम होती जाएगी तो स्टेबिलिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। क्या बताइए मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई या नहीं होगी? हाँ Yes. सर। हाँ। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। ऑक्सिलेट हमने लिखा और EN हमने लिखा, दोनों ही रिंग बना रहे हैं इसलिए अभी कंपैरिजन में रिंग का पार्ट आ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आपको पता हो तो ऑक्सिलेट की स्ट्रेंथ और EN की स्ट्रेंथ बताइए किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? EN की स्ट्रेंथ और ऑक्सिलेट की स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? EN। EN की स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है। क्या सभी बच्चों को ये वाली बात पता थी या नहीं थी? तो इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेकंड इज मोर। बोलो मेरा बेटू, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया क्या? हाँ सर। ये अगला हेडिंग क्या है? अगला हेडिंग हमारे पास आता है दैट इज ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेशन नंबर। ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखो तो पहले वाले जो है उसमें निकिल, दूसरे वाले में भी निकिल, उसमें भी NO2, उसमें भी NO2। पहले वाला स्क्वायर प्लेनर, दूसरे वाला ऑक्टाहेड्रल। अब मुझे बताना दोनों में से गैप कौन सा ज्यादा होता है? स्क्वायर प्लेनर गैप ज्यादा होता है या ऑक्टाहेड्रल गैप ज्यादा होता स्क्वायर प्लेनर। है? स्क्वायर प्लेनर। अगर स्क्वायर प्लेनर गैप ज्यादा है तो क्या आंसर बताइए क्या लिखोगे? अगर स्क्वायर प्लेनर गैप ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सेकंड। Yes, sir. बढ़िया है। अगला वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में निकिल NO2, निकिल अमोनिया। अब ऐसे कंडीशन में ये वाला तो है स्क्वायर प्लेनर और ये है ऑक्टाहेड्रल, गैप कौन सा बड़ा होता है? स्क्वायर प्लेनर का गैप ऑक्टाहेड्रल से बड़ा होता है तो स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन सेकंड। एक बच्चे ने मुझसे एक बार सवाल यहाँ पूछा था कि सर अगर है ना लिगेंड बदल रहा है तो मान लो उल्टा होता कि सर इस वाले के अंदर अभी तो आपने क्या करा है, स्क्वायर प्लेनर भी और NO2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है, तो ये दोनों चीजें सपोर्ट कर रही। लेकिन अगर उल्टा होता कि स्क्वायर प्लेनर वाला जो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वो तो रिलेटिवली लेसर स्ट्रेंथ वाला होता और ऑक्टाहेड्रल वाला बेटर स्ट्रेंथ वाला होता, तब आंसर कैसे करते? तो बिना डेटा के आंसर नहीं हो सकता। एक बार में एक चीज बदलेगा तो मैं आंसर कर सकता हूं, आप भी तभी आंसर कर सकते हैं। एक साथ अगर दो चीज बदलेगी तो हम आंसर नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि अगर मैंने कॉम्प्लेक्स पूछ लिया NiNH3 और यहां पर मैंने ले लिया होल 4 या साइनाइड वाला, तो चलो ठीक है, और यहां ले लिया मैंने 2+ और यहां ले लिया NiNO2 होल 6 और 4-। अब ये तो हो गया ऑक्टाहेड्रल, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। अब ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के अंदर तो अगर अपन देखेंगे तो कौन जीतना चाहिए? स्क्वायर प्लेनर। लेकिन अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ के हिसाब से NO2 जीतना चाहिए,
तो लिगेंड की स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ इसके पहले वाला जो फैक्टर था इसके हिसाब से देख रहा हूँ तो कौन जीत रहा है, NO2 जीत रहा है, लेकिन ज्योमेट्री के बेसिस पे स्क्वायर प्लेनर जीत रहा है। तो अब ऐसे बेसिस पे हम आंसर नहीं कर सकते विदाउट डेटा, कभी भी आंसर नहीं करना विदाउट डेटा। क्या बोलो, मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। हाँ सर, यस सर। अगले नंबर पे चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, आ गया, आ गया, देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा था, ये लिखा था, ठीक है। तो ये डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने जो प्रायोरिटी दे दी वो प्रायोरिटी दे दी NH3 और NO2 के अंदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि गैप की वैल्यू में डिफरेंस बहुत ज्यादा है और लिगेंड की स्ट्रेंथ में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन वही अगर कार्बन डोनर साइट हो जाती है और ऑक्सीजन मतलब एक तो साइनाइड कार्बन डोनर साइट होती है, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकी फील्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि इनके साथ अगर आपने कोई कंपैरिजन कर लिया ना किसी और के साथ में, तो फिर फील्ड स्ट्रेंथ भी अपने आप में पूरा प्रॉपर्टी पे करती है, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये डेटाबेस है, इसलिए इस डेटाबेस का ध्यान रखना। क्वेश्चन बड़ा रिस्की है, इट्स बेटर नॉट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये एक्सेप्शन हम पढ़ा चुके थे, इसका कोई रोल अभी यहाँ नहीं है, एक्सेप्शन हम पढ़ा चुके। क्या बोलो, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? बोलिए। हाँ वेरी गुड, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। आज अपन क्लास में मतलब ऑलमोस्ट पहली बार ये चीज को फील करेंगे कि व्हाई साइक्लाइजेशन इज सो इंपॉर्टेंट। नॉर्मली क्या होता है कि हम ये जानते हैं कि जब साइक्लाइजेशन होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, रिंग फॉर्मेशन जब भी होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब हम इस आज क्लास में ये पता करेंगे कि अगर ऐसा हम बोलते क्यों। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं दे आर व्हाई दे आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। तो आज अपन वो क्लास में वो डील करने जा रहे हैं। आइए एक एक करके डील करते हैं, चेक करते हैं कैसे हमने इस चीजों को समझने की कोशिश करी। एक एग्जांपल ऊपर बोर्ड पे दिया हुआ है, आप उस एग्जांपल पर ध्यान दीजिए। CrH2O होल 6 प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 EN उसके ऊपर आया और उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया CrEN होल थ्राइस प्लस 3, 6 वाटर बाहर निकल गया। इस रिएक्शन के अंदर कोई भी दुनिया की जो भी रिएक्शन होती है उसको डेल्टा G गवर्न करता है कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। फर्स्ट टॉक अबाउट डेल्टा H। हम सबसे पहले डेल्टा H के बारे में बात करते हैं। जो डेल्टा H भाई साहब है, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो यहाँ तो वाटर लिगेंड एज अ लिगेंड बिहेव कर रहा है, यहाँ पर EN एज अ लिगेंड बिहेव कर रहा है। तो आपको अच्छे से पता है कि वाटर और EN में से बेहतर बॉन्ड कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? EN। तो यानी कि डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव हो गई। क्या ये डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होना मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोडक्ट साइड में बॉन्ड ज्यादा अच्छे बने बजाय रिएक्टेंट साइड के। रिएक्टेंट साइड में उतने अच्छे बॉन्ड नहीं बने जितने अच्छे बॉन्ड कहां बने? प्रोडक्ट साइड में। क्या बोलो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया विद रीजन? यस सर। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना बेटा मैं? नहीं सर। ठीक है। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे। दूसरा जो फैक्टर है वो है -T डेल्टा S। अब जरा बोर्ड पर देख के बताना यहाँ पर कितने डेरिवेटिव या कह सकते हैं कितने लोग हैं। क्या यहाँ पे 3 EN और एक कॉम्प्लेक्स है, 4 लोग हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड में एक कॉम्प्लेक्स और इधर 6, यानी कि टोटल 7 लोग हैं। तो क्या आप एंट्रोपी के बारे में मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है कि एंट्रोपी बढ़ी या घटी, डेल्टा S बढ़ा या घटा? बढ़ गया। डेल्टा S इंक्रीज हो गया, डेल्टा S पॉजिटिव है।
तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो क्या ये पूरी जो वैल्यू मैंने गोले में डाल रखी है क्या ये वैल्यू नेगेटिव होगी? हाँ सर। अब डेल्टा एच भी नेगेटिव, पूरी वैल्यू भी नेगेटिव, तो डेल्टा जी भी नेगेटिव आ गया, यानी कि रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन ऐसा करने से फील करो कि हमने आखिर करा क्या है। बोर्ड पर जरा ध्यान से देखना। हम जब डेल्टा एच आपको बोल रहे थे नेगेटिव है तो मैं कह रहा था ईएन सीआर के साथ बॉन्ड बना रहा है और वाटर सीआर के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात करते हैं। यानी कि डेल्टा एच बेसिकली जो बात हम कर सकते हैं वो किसके बारे में कर सकते हैं? बॉन्ड एनर्जी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, विच आर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का मामला है। यानी कि हम कह सकते हैं जो बेहतर बॉन्ड बनाएगा, जो लिगेंड बेहतर देगा, यानी कि डोनेशन जिसका बेहतर है, जो फील्ड स्ट्रेंथ में आगे। लेकिन आप जब देखो, जब मैं एंट्रोपी कंपेयर करने के लिए डेल्टा एस के बारे में बात कर रहा था तो मैं यहाँ पे लोग गिन रहा था कि यहाँ पे लोग हैं 4 और यहाँ लोग हैं 7 और ऐसे कंडीशन के अंदर एंट्रोपी बढ़ गई। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ जब ये कंपाउंड है और यहाँ जो कंपाउंड है, जब इसने रिंग्स बनाई तो जो इसमें से लिगेंड निकल के बाहर आया उससे एंट्रोपी बढ़ गई कि अगर कोई चीज जितनी ज्यादा रिंग बनाएगी उतना वो पैकेट बन जाएगा और जिसने पैकेट नहीं बना रखा वो बिखर के बाहर आएगा, यानी कि एंट्रोपी बढ़ा देगा। कहने का मतलब कि जो चीजें बिखरी भी होंगी ज्यादा स्टेबल होंगी। एंट्रोपी का तो फंडा यही होता है। तो ये सेकंड फैक्टर चिलेशन को बताता है कि जितना ज्यादा रिंग फॉर्मेशन होगा तो जो उसके साथ लगे हुए लोग हैं वो बाहर आ जाएंगे। जो लगे हुए लोग हैं अगर वो बाहर आ जाएंगे यानी कि एंट्रोपी बढ़ा देंगे। तो हम चाहते हैं कि जुड़े हुए लोग साथ रहें और खुले लोग बाहर निकल जाएं। तो इस तरह के लिगेंड जो कि चिलेशन करते हैं वो बेहतर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और जो खुले लिगेंड से उनको बाहर निकाल दो वो उतने बेहतर कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते। तो डेल्टा एस कहीं ना कहीं चिलेशन फैक्टर को बताता है। अब यहां तो बाई चांस ऐसा हुआ कि ये फैक्टर भी नेगेटिव था, कौन सा? डेल्टा एच, और ये फैक्टर भी नेगेटिव था, तो दोनों को मिलाने के बाद भी डेल्टा जी नेगेटिव ही आया। लेकिन अगर अपोजिट होगा तो क्या करेंगे? तब हमें क्या वैल्यू देखनी पड़ेगी, बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू कौन सी? तब हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी, बड़ी वैल्यू कौन सी, छोटी वैल्यू कौन सी। देखो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो रिंग बन रही है 0, रिंग बन रही है 0, रिंग बन रही है 3। 3 रिंग कैसे बन रही है? एक ईएन एक रिंग बनाएगा, 3 ईएन मिलके 3 रिंग बना लेंगे, तो कितने? 3 रिंग। तो इस क्वेश्चन में तो डेल्टा एच एंथैल्पी भी कहती है यही स्टेबल है और रिंग फॉर्मेशन भी कहता है यही स्टेबल है, तो क्या यही स्टेबल होगा? हाँ या ना? दूसरे क्वेश्चन में यहाँ है ईएन और यहाँ है अमोनिया, इसने रिंग बनाई है 3, इसने रिंग बनाई है 0। दूसरे क्वेश्चन का देखा जाए तो रिंग कहती है ये जीतेगा और डोनेशन भी ईएन का बेहतर होता है, यानी कि तब भी वो कहेगा ये जीतेगा। तो दोनों ही केस के अंदर कौन जीता? फर्स्ट वाला जीता। थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें ध्यान से। इसके अंदर रिंग बनी है 3, इसमें रिंग बनी है 2, तो रिंग के हिसाब से पहला जीत गया। और अगर अपन बात करेंगे डोनेशन की तो यहाँ 3 ईएन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पर 2 ईएन और 2 क्लोरीन डोनेट कर रहे हैं, यानी कि डोनेशन के हिसाब से भी पहला ही जीत रहा है। यानी कि इन तीनों क्वेश्चन के अंदर डोनेशन यानी कि फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से भी और रिंग फॉर्मेशन के हिसाब से भी आंसर सेम आ रहे हैं। यस या नो? यस सर। लेकिन अगर मैं आगे अगले क्वेश्चन पे चलूं, फोर्थ वाले पे, ये रिंग बना रहा है कितनी? 5, और ये रिंग बना रहा है 3, तो उस रिंग के हिसाब से जीतेगा पहला नंबर। लेकिन डोनेट करने में ईएन की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आगे था। इन दिनों अमन पाने के लिए इतने, तो ईएन बाद में आ रहा था और इन दिनों मतलब ईडीटीए पहले ही आ गया था, तो डोनेशन के हिसाब से ये जीतेगा। अब कंफ्यूजन हो गया कि सर एंट्रोपी फैक्टर के हिसाब से तो ईडीटीए जीत रहा है और एंथैल्पी फैक्टर के हिसाब से ईएन जीत रहा है। तो ऐसे जब फंस जाओ तब आंसर तब भी किसके हिसाब से कर देंगे? चिलेशन के बेसिस पे कर देंगे। तो देखो जहां पर क्वेश्चन में दोनों सेम चल रहे हैं, डोनेशन चिलेशन, वहां पे भी चिलेशन ही देखना है। जहां पर अपोजिट चल रहे हैं वहां पर भी चिलेशन देखना है, यानी कि रिंग वाला जो फैक्टर है उसको डोमिनेट कराना है। एक्सेप्ट कब? आखिरी नंबर 5th नंबर क्वेश्चन में। जो 5th नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर देखो क्या स्पेशल हुआ। डोनेशन इतना भयंकर अच्छा है, इतना अच्छा है क्योंकि कार्बन डोनर साइट है। तो जब भी कार्बन डोनर साइट होती है तो एंथैल्पी की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू इतनी बड़ी होती है कि एंट्रोपी चेंज कभी भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। तो डोनेशन और चिलेशन में डोनेशन को कब जिताना है? जब कार्बन डोनर साइट हो। अदरवाइज हमेशा किसको जिता देंगे? चिलेशन को।
क्या जो बात मैंने बोली क्या वो आप सभी बच्चों के समझ में आ गई? फिर से बोलता हूँ, Yes, पहले शुरू के 3 क्वेश्चन में डोनेशन और चिलेशन दोनों बोल रहे हैं एक ही बात, वो जीतेगा तो वही जीत रहा है। लेकिन दूसरे जो चौथा नंबर क्वेश्चन में डोनेशन बोल रहा है ये जीतेगा, चिलेशन कह रहा है ये जीतेगा। हमने कहा चिलेशन की बात मानेंगे हम, तो चिलेशन की बात मानेंगे, डोनेशन की बात मानेंगे नहीं, क्योंकि चिलेशन डोमिनेट करता है। डन। लेकिन अगर कार्बन डोनर साइड होती है तो डोनेशन इतना तगड़ा होता है कि एंथैल्पी की वैल्यू ही डोमिनेट करती है एंट्रोपी की वैल्यू से, और डेल्टा जी एंथैल्पी पे डिपेंड करने लग जाता है। इसीलिए चिलेशन को ना देख के किसको देखना है, डोनेशन को देखना है। तो कंक्लूजन क्या आ गया, इन जनरल चिलेशन देखेंगे डोनेशन पे, लेकिन कार्बन डोनर साइड अगर होती है तो डोनेशन देखना है। बोलो मेरा बेटा, ये पूरा टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस एंड ऑल द टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस या सीएफएस या पूरी सीएफटी थ्योरी हमने एक सिंगल स्टेप में कर ली और उसकी एप्लीकेशन भी पढ़ ली, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो सीएफटी थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन क्या दोनों आपको क्लियर हो गया आज की क्लास में या नहीं हुआ? दैट कैन बी ओनली पॉसिबल जब आपने मेरा साथ दिया। अब ये सारे के सारे नोट्स मैंने अभी क्लास के जस्ट पहले, मैं वैसे तो भूल गया था, अभी क्लास के जस्ट पहले मैंने पूरे नोट्स उसके पहले वाली क्लास तक के भेज दिए। ये वाले नोट्स और भेज देता हूँ। सर कार्बन डोनर साइड में हमेशा ही ऐसा होगा क्या कि डोनेशन को ज्यादा देंगे चिलेशन से? अगर मैं बोल रहा हूँ तो मतलब इस बात को दोबारा पूछने से क्या, या तो तुम मुझ पे शक कर रहे हो और या फिर तुम्हारे को ऐसा लगता है कि सर कुछ और स्पेशल एग्जाम्पल हमसे छुपा रहे हैं। क्या कहना चाहता हूं? बिकॉज मेरे पास जितने एग्जाम्पल्स हैं उतने एग्जाम्पल के बेसिस पे तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। जो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है, जो आईआईटी का एडवांस तक का सिलेबस है, उसके बेसिस पे मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। नाउ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आई थिंक आप जो बात कर रहे हो वो कहीं ना कोई तो होगा सर जो ऐसा उल्टा होगा। अब वो कोई ना कोई तो देखो हमेशा नेचर में होगा, उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? बोलिए, क्या क्लियर हो गई मेरी बात? हाँ सर। बोल भाई। हाँ सर। चलो आगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दैट इज टुडे। अगले वीक में मिलेंगे तो सीएफटी थ्योरी खत्म हो गई, अगले क्लास में चालू कर देंगे नया चैप्टर, नया टॉपिक, इनफैक्ट दैट इज आइसोमेरिज्म। बट मुझे आइसोमेरिज्म के पहले 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाना है, एक तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और एक सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो आइसोमेरिज्म से पहले अगले टर्म के ऊपर पढ़ेंगे हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड सिनर्जिक बॉन्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर। मैंने डीपीपी के सॉल्यूशन तीनों डीपीपी का डाल रहा हूं। पहली डीपीपी लिगेंड्स, दूसरी डीपीपी आईयूपीएसी, तीसरी डीपीपी आईयूपीएसी। मुझे आप में से हर एक बच्चे के नोट्स देखने हैं। मंडे को क्लास स्टार्ट होने से पहले मेरे व्हाट्सएप पे मुझे तीनों डीपीपी के सॉल्यूशन हैंड रिटन मेरे व्हाट्सएप पे चाहिए, आप सभी बच्चों के। मेरी क्लास के पहले मंडे को जिसके भी नोट्स मेरे पास नहीं आए उनको क्लास के अंदर मैं हटा दूंगा, उनको क्लास में नहीं बैठने दूंगा। तो मंडे वाली क्लास से पहले तीनों डीपीपी के हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स का मतलब आईयूपीएससी के सारे आंसर्स हाथ से लिखे हुए होने चाहिए, पूरे 60 और 60 120 क्वेश्चंस। डीपीपी नंबर 1 के अंदर सारे लिगेंड्स के वो जो एट्रीब्यूट्स हैं कि वो मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है और व्हाटएवर भी द एट्रीब्यूट्स आर, वो सारे के सारे मुझे चाहिए आपके हाथ की राइटिंग में। अगर वो नहीं होता है तो आई विल नॉट अलाउ इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? हाँ सर। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।